तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताने दो कि जो वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ समय में मेरी वॉइस है वो थोड़ी ओल्ड वाली है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी वीडियो में आगे नॉर्मल वॉइस हो जाएगी, यानी अभी वाली। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर इचिगो को देखते हैं और इचिगो पे एक पावर है कि वो आत्माओं को देख सकता है और वो यहाँ कुछ बदमाश लड़कों को पीट रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक वास तोड़ दिया था और ये बस एक छोटी बच्ची की आत्मा को बिलोंग करता है और उस बच्ची की आत्मा को शांति देने के लिए इचिगो इनको पीट देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो अपने घर जाता है उसके पापा उस पर भड़कने लगते हैं क्योंकि वो घर आने में इतना लेट हो गया था। तो इचिगो उनसे कहता है कि पापा मैं भूतों को देख सकता हूँ, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रहा था। तो फिर उनके बीच में झगड़ा होने लगता है और तभी वहाँ पर एक और आत्मा आ जाती है जिससे इचिगो परेशान हो जाता है और उसे भगाने लगता है। और यहाँ इचिगो की बहन डिनर कर रही होती है और फिर इचिगो इन सब के बाद सोने चला जाता है। इधर इचिगो की बहन अपने फादर से बोल रही थी कि आप इचिगो से मत लड़ा करो और हम देखते हैं कि दीवार पर एक पोस्टर लगा था जिसमें इचिगो की मॉम है और हमें पता चलता है कि इचिगो की मॉम इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ इचिगो नींद से उठा ही था तभी वो न्यूज में देखता है कि एक जगह बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है और वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। और फिर इचिगो स्कूल के लिए निकल जाता है पर तभी रास्ते में उसे एक होलो दिखता है और वो इचिगो को इसलिए दिखता है क्योंकि इचिगो आत्माओं को देख सकता है और ये होलो उस बच्ची की आत्मा के पीछे पड़ा था जिसकी इचिगो ने हेल्प की थी। तो इचिगो भी उस बच्ची को बचाने के लिए उसके साथ भागने लगता है पर तभी वहाँ पर एक काले कपड़े पहने हुए एक लड़की आ जाती है और उस होलो को एक अटैक में मार देती है। इचिगो सोचता है कि ये कौन है पर तभी वो लड़की वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इचिगो अपने रूम में लेटा होता है और वो उन चीजों के बारे में सोच रहा होता है पर तभी वहाँ पर अचानक वहीं ब्लैक गर्ल आ जाती है पर तभी इचिगो उसको एक किक मारता है और कहता है क्या तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो। और ये सब देखकर वो लड़की चौंक जाती है और बोलती है तुम मुझे कैसे देख सकते हो, मैं तो एक सोल रीपर हूँ और हम सोल रीपर को ह्यूमन नहीं देख सकते। पर इचिगो को कुछ समझ नहीं आता तो वो लड़की उसे बताने लगती है कि वो एक सोल रीपर है और उसका नाम रूकिया है और वो यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि एक होलो यहाँ एक आत्मा को खाने आया है। तभी हम देखते हैं कि उस बच्ची के पीछे फिर से एक होलो पड़ा होता है और इधर हम देखते हैं रूकिया इचिगो के ऊपर एक स्पेल यूज करती है और उसे पैरालाइज कर देती है। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से एक बूढ़े आदमी की आत्मा पे अटैक करती है और उसको सोल सोसाइटी भेज देती है और बोलती है अब तुम अच्छे से जी सकते हो। और वो इचिगो को बताती है कि इस दुनिया में दो टाइप की आत्मा है, एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा। और जो बुरी आत्मा होती है वो होलो होते हैं और होलो इस दुनिया में आकर अच्छी आत्मा को खाते हैं जिससे कि वो और ताकतवर बन सके। और रूकिया इचिगो को ये सब ड्राइंग बनाकर समझा रही थी पर इचिगो को उसकी ड्राइंग बहुत बेकार लगती है तो वो इचिगो के फेस पे एक मूंछ बना देती है और हम देखते हैं कि वो बच्ची होलो से बचकर भाग रही थी पर तभी वो होलो रुकता है और कहता है मुझे यहाँ दो ताकतवर आत्मा सेंस हुई हैं तो मैं पहले उन्हीं को खाऊंगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद इचिगो और रूकिया बात कर रहे होते हैं कि तभी रूकिया को सेंस होता है कि उसके आसपास एक होलो आ चुका है और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है वो देखती है कि इचिगो की बहन पे हमला हो चुका है। इचिगो ये देखकर उठने की कोशिश करता है पर अभी तक उसकी बॉडी पैरालाइज थी तो वो उठ नहीं पाता। तभी वो देखता है कि उसकी दूसरी बहन को होलो पकड़ लेता है और ये देखकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर अपनी फुल पावर यूज करके उस पैरालाइज स्पेल को तोड़ देता है। और रूकिया ये देखकर चौंक जाती है कि एक ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है और इचिगो उस होलो के ऊपर हमला करने जाता है लेकिन वो तो बस एक ह्यूमन है, वो कुछ नहीं कर पाता और होलो उसे दूर फेंक देता है। तभी रूकिया वहाँ आके उस होलो से लड़ने लगती है और वो बोलती है इचिगो ये होलो यहाँ तुम्हारे लिए आया है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है। तभी इचिगो उस होलो के सामने आके बोलता है कि तुम मेरी बहन के ऊपर हमला मत करो, तुम मेरे से लड़ो। और वो होलो इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी रूकिया आके उस पर अटैक कर देती है पर इसके बाद वो होलो रूकिया पर अटैक कर देता है और रूकिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। तो वो इचिगो को बोलती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती और वो इचिगो को बोलती है कि तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो ना तो तुम एक सोल रीपर बनो। और वो इचिगो को अपने पास बुलाती है और उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देती है और तभी इचिगो एक सोल रीपर बन जाता है और अब वो बहुत बेडस लग रहा होता है और इसकी जो स्वॉर्ड है वो अब तक की सबसे बड़ी जांपक्तो है। और ये देखकर रुकिया चौंक जाती है और बोलती है ये बंदा बहुत ही पावरफुल है और उसने अब तक इतनी बड़ी जांपक्तो नहीं देखी। इसके बाद इचिगो उस होलो का हाथ काट देता है और उसे एक ही अटैक में मार देता है और फिर सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ इचिगो उठा ही था और वो अपनी फैमिली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ हम सब ठीक हैं और यहाँ कुछ नहीं हुआ। और उसके फादर बोलते हैं कि रात में एक हादसा हुआ था, एक ट्रक वाले ने बस हमारे घर की दीवार को तोड़ दिया था। और इचिगो ये सब देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और इसके बाद इचिगो अपने स्कूल जाता है और हम यहाँ दो लड़की को देखते हैं जिसमें से जिसके ऑरेंज बाल है उसका नाम ओरिहिमे है और ये इसके साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड है। और ये दोनों चलते चलते खाने की बातें कर रहे होते हैं कि तभी ओरिहिमे इचिगो से टकरा जाती है और इचिगो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और ओरिहिमे बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वहाँ से शर्मा के चली जाती है। इसके बाद इचिगो अपनी क्लास में जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। पर तभी वहाँ एक बड़ा सा बंदा आता है जो कि इचिगो को हाय बोलता है और हमें पता चलता है कि ये इचिगो का बेस्ट फ्रेंड है जिसका की नाम चैड है और ये अपने नाम की तरह ही दिखता है। लेकिन तभी वहाँ पे रुकिया स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है और इचिगो के पास आके बोलती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में एक नई स्टूडेंट हूँ और इचिगो मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये सब देखकर इचिगो तो चौंक जाता है। इसके बाद रुकिया इचिगो को बाहर ले जाती है बात करने के लिए और उसे बताती है जब से मैंने तुम्हें अपनी सोल रीपर की पावर दी है, जब से मेरी खुद की पावर मुझसे निकल चुकी है, पर कुछ टाइम के बाद मुझे मेरी पावर्स मिल जाएंगी, तब तक तुम मेरे बदले यहाँ कुछ टाइम के लिए सोल रीपर बन के काम करना। और ये जो मेरे पास बॉडी है ये भी एक टेम्पररी बॉडी है। और ये सब सुन के इचिगो मना कर देता है कि मुझे किसी की लाइफ की परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी फैमिली की परवाह है। तो ये सुन के रुकिया एक ग्लव्स पहनती है और इचिगो को छूती है जिससे इचिगो की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और वो सोल रीपर बन जाता है। और इचिगो रुकिया के साथ होलो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी ये देखते हैं कि एक बच्चे की आत्मा के पीछे एक होलो पड़ा होता है और रुकिया इचिगो को ये सब देखने के लिए कहती है। तो इचिगो बोलता है कि मुझे इस बच्चे को बचाना होगा, लेकिन रुकिया बोलती है अगर तुम इस बच्चे को बचाने गए तो तुम्हें सोल रीपर बनना पड़ेगा। पर इचिगो उसकी बात नहीं मानता और बोलता है मैं उस बच्चे को बचाने जा रहा हूँ। और वो होलो उस बच्चे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी इचिगो वहाँ आता है और उस होलो को काट देता है और खत्म कर देता है और कहता है मुझे बस इस बच्चे को बचाने का मन किया इसलिए मैंने इसे बचाया। और वो रुकिया से पूछता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली थी। तो वो बोलती है कि वो मेरा काम है। तभी वो होलो फिर से खड़ा हो जाता है और इचिगो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार भी इचिगो उसे बिना देखे ही काट के खत्म कर देता है। और फिर इचिगो अपनी स्वॉर्ड से उस बच्चे को सोल सोसाइटी भेज देता है। और फिर हम अगले सीन में ओरिहिमे को देखते हैं जो कि अपने घर में पढ़ रही होती है, पर तभी एक ठरकी लड़की की आत्मा उसे बाहर से देख रही होती है। पर तभी वहाँ पर कुछ होलो आते हैं और उसे पकड़कर होलो वर्ल्ड में ले जाते हैं और उसको अपने वर्ल्ड में ले जाके एक होलो बना देते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ इचिगो और रुकिया बात कर रहे होते हैं कि तभी ओरिहिमे का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो खड़ी होकर बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी रुकिया देखती है कि ओरिहिमे के पैर पर एक अजीब सा निशान होता है और उसके बाद ओरिहिमे वहाँ से चली जाती है और इचिगो और रुकिया एक साथ घर जा रहे होते हैं। इचिगो रुकिया को ओरिहिमे के पास्ट के बारे में बताता है कि ओरिहिमे का एक भाई था जिसकी डेथ हो गई थी और तब से ओरिहिमे अकेली हो गई। और हम अगले सीन में देखते हैं कि ओरिहिमे अपनी दोस्त के साथ खाना खा रही होती है और हमें पता चलता है कि रुकिया छुपकर इचिगो के रूम में ही सो रही थी। तभी इचिगो के ऊपर एक होलो हमला कर देता है तो रुकिया उसे बचा लेती है और तभी इचिगो उस होलो पे हमला करता है और होलो भी इचिगो पे हमला करता है, पर इचिगो उस होलो का मास्क काट देता है और वो होलो वहाँ से भाग जाता है। तभी इचिगो रुकिया से कहता है कि मैंने उस होलो का चेहरा देखा और वो कोई और नहीं ओरिहिमे का मरा हुआ भाई है और ये वही बंदा था जो कि ओरिहिमे को देख रहा था। इसके बाद रुकिया इचिगो को बताती है कि इस वर्ल्ड में जो भी इंसान मरता है वो या तो एक अच्छा गोश्त बन जाता है या फिर वो एक बुरा होलो बन जाता है। और हाँ, हर होलो पहले एक इंसान था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं ओरिहिमे अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है कि तभी यहाँ पे ओरिहिमे का भाई का होलो आ जाता है और इस तरफ हम देखते हैं जहाँ इचिगो और रुकिया ओरिहिमे के पास जाने लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ओरिहिमे का भाई उसकी दोस्त तात्सुकी पर हमला कर देता है जिससे वो बहुत घायल हो जाती है। तभी हम देखते हैं ओरिहिमे अपनी बॉडी में से निकलकर सोल वर्ल्ड में आ जाती है और उसके गले पे एक चेन बन जाती है जिसका मतलब है कि वो अभी मरी नहीं है और अगर ये चेन टूट जाएंगी तो ओरिहिमे मर जाएगी। और वो होलो ओरिहिमे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर इचिगो आके उस अटैक को रोक देता है। तभी ओरिहिमे बोलती है कि इचिगो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इचिगो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे कैसे देख सकती हो। तभी उसे समझ में आता है कि सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड के लोग ही उसे देख सकते हैं और अभी ओरिहिमे भी स्पिरिट वर्ल्ड में है। तभी वो होलो वापस आके इचिगो पे अटैक करता है और उसे घर से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो ओरिहिमे को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि ओरिहिमे मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। जब मैं मरा था तो तुम हमेशा मेरे लिए प्रे करती थी, पर जब से तुम्हारी जिंदगी में वो तात्सुकी नाम की लड़की आई है तुमने जब से ही मेरे लिए प्रे करना बंद कर दिया और तुम मुझे भूल गई और
फिर वो ओरिहिमे का गला दबाने लगता है। तभी इचिगो उस पे हमला करता है और ओरिहिमे को बचा लेता है। तभी वो देखता है कि ओरिहिमे ने वही हेयरपिन पहनी है जो कि उसने उसको दी थी और वो बोलता है कि मेरी बहन, इसका मतलब तुम अभी तक मुझको नहीं भूली। और फिर वो वापस से इचिगो के ऊपर हमला करता है, पर इचिगो उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है। पर वो इचिगो के ऊपर एक पॉइजन फेंक देता है और इचिगो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ओरिहिमे आकर अपने भाई को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि जब से तुम्हारी डेथ हुई है मैं बहुत ही दुखी हो गई थी। मैं बस चाहती थी कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं और मुझे पता है कि कल जो एक्सीडेंट मेरा होने वाला था उससे मुझे तुमने ही बचाया था और इसलिए मेरे पैरों पर वो निशान बन गया था। मैं सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे ही दुख में रहूंगी तो आप कभी खुश नहीं रहोगे, इसलिए मैंने तात्सुकी से दोस्ती करके खुश रहना शुरू कर दिया। और ये सब सुन के उसके भाई को बुरा लगने लगता है। तभी उसका मास्क टूट जाता है और ओरिहिमे बेहोश हो जाती है। तभी रुकिया इचिगो को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये अभी मरी नहीं है, इसके ऊपर अभी भी चेन ऑफ फेट है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और तभी ओरिहिमे का भाई इचिगो की स्वॉर्ड लेकर बोलता है कि अब मैं खुद को खत्म करने वाला हूँ जिससे कि मैं ओरिहिमे पर वापस हमला ना कर सकूं। और वो जैसे ही खुद को खत्म करने वाला होता है कि तभी ओरिहिमे बोलती है कि भाई मैं तुमसे हमेशा प्यार करती थी और हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। और ये सुन के उसका भाई खुद को इचिगो की स्वॉर्ड से एक्सॉर्सिस कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ओरिहिमे रोने लगती है। और फिर हमें अगले दिन पता चलता है कि ओरिहिमे इन सब बातों को भूल जाती है क्योंकि रुकिया ने उसके ऊपर अपना एक स्पेल कास्ट किया था जिससे कि उसकी कल की सारी मेमोरीज मिट गई। इसके बाद इचिगो रुकिया को बोलता है कि अब मैं सोल रीपर बनने के लिए रेडी हूँ। इसके अगले सीन में हम इचिगो के दोस्त चैड को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से एक जगह बैठ के बात कर रहा होता है और इनके पास एक बर्ड होती है। पर तभी अचानक से एक स्टील का रोड इनके ऊपर गिरता है और चैड उसे रोक देता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद पता नहीं कैसे बर्ड उससे बात करने लगती है तो चैड उससे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इचिगो और रुकिया स्कूल की छत पर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे इचिगो के दोनों दोस्त आके रुकिया पर लाइन मारने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर चैड आता है और सबको अपनी बर्ड दिखाने लगता है और वो बर्ड सबसे बात करने लगती है। और ये देखकर इचिगो और रुकिया समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ दिक्कत है। फिर इचिगो अपने घर आ जाता है और वो देखता है कि आज उसके पापा बहुत ही बिजी हैं क्योंकि इचिगो के घर में ही मेडिकल स्टोर है और उसके पापा एक डॉक्टर हैं तो वो बिजी रहते हैं। तो वहाँ बहुत सारे पेशेंट आ रहे होते हैं और तभी इचिगो की बहन एक और पेशेंट को लाती है जो कि चैड होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो अपनी बर्ड को भी साथ लाया था कि तभी इचिगो की जो बहन होती है वो उस बर्ड को देखकर चौंक जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चैड की पीठ पर एक बहुत बड़ा निशान होता है और उसके शोल्डर पर एक अजीब सा टैटू होता है। और फिर चैड उठ के बोलता है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ से वो जाने लगता है पर तभी वो सर के बल गिर जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चैड इचिगो के घर में ही होता है और वो सोने की कोशिश कर रहा था पर वो सो नहीं पा रहा था तो वो अपनी बर्ड से ही बात करने लगता है। और हम इचिगो की बहन को देखते हैं जिसको कुछ खतरनाक फील हो रहा होता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन अभी तक सो रही थी। तभी इचिगो के पापा उससे कहते हैं कि चैड यहाँ से भाग चुका है। तो इचिगो और रुकिया उसे ढूंढने के लिए भागते हैं और वो उन्हें कहीं नहीं मिलता तो इचिगो वहीं खड़ा होकर अपनी पावर पर ध्यान देने लगता है और वो चैड को ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि चैड कहाँ है। तभी रुकिया बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये पावर तो मेरे खुद के पास भी नहीं थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चैड के ऊपर हमला हो रहा था तो वो बर्ड उससे बोलती है तुम मेरे साथ मत रहो, जो मेरे साथ रहता है उसके साथ बुरा ही होता है। और इधर हम देखते हैं कि इचिगो और रुकिया चैड की तरफ जा रहे थे लेकिन तभी वहाँ इचिगो की बहन आ जाती है और वहाँ बेहोश होकर गिरने लगती है। तो रुकिया उससे बोलती है इचिगो तुम अपनी बहन को संभालो, मैं चैड के पास जाती हूँ। तो इचिगो उसकी बहन को घर ले जाने लगता है तो उसकी बहन उसको बताती है कि उसे ऐसा फील हुआ था कि वो बर्ड एक छोटे बच्चे की आत्मा है और वो आत्मा उसकी मॉम से मिलना चाहती है और उसकी मॉम ने आके मुझसे बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दूसरी दुनिया में खुश हूँ, तुम मेरे बेटे से कहना कि वो उस बर्ड की बॉडी को छोड़कर मेरे पास आ जाए। इचिगो ये सुन के बोलता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो इचिगो की बहन उससे बोलती है कि उस बच्चे की मॉम का मर्डर उसकी आंखों के सामने हुआ था और उस बच्चे का भी मर्डर हो गया था और जब से वो उस बर्ड की बॉडी में ही रह रहा है। और उसकी बहन उसे बोलती है कि प्लीज उस बच्चे को बचा लो। और यहाँ हम देखते हैं कि रुकिया चैड के पास जा रही थी कि तभी उस पे एक होलो अटैक कर देता है और रुकिया उससे बचकर उसे किक मार देती है और वो कहती है कि लगता है मेरी पावर धीरे धीरे वापस आ रही है। और हम देखते हैं कि चैड वहाँ से बचकर भाग रहा होता है तभी वो बर्ड उससे कहता है कि एक लड़की पे होलो ने अटैक कर दिया है। तो चैड उस बर्ड को एक दीवार पर रख देता है और कहता है मैं उस लड़की को बचाने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ होलो रुकिया का गला दबा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर चैड आता है और उस होलो को एक मुक्का मारता है और रुकिया ये सब देखकर चौंक जाती
है कि क्या चैड भी होलो को देख सकता है। उसके बाद चैड उसको एक और मुक्का मारता है, लेकिन तब हमें मालूम पड़ता है कि चैड होलो को नहीं देख सकता, वो तो बस रैंडमली उस पे हमला कर रहा है। तभी वो होलो उड़ने लगता है। तभी चैड रुकिया से बोलता है कि तुम तो उसे देख सकती हो ना, तो तुम मुझे उसकी लोकेशन बताना। तो रुकिया उसे उसकी लोकेशन बताने लगती है। तो तभी वो एक लाइट के पोल को उखाड़ देता है और उसी से उस होलो पर अटैक करता है और उस होलो की तो चटनी बन जाती है। तभी वो होलो फिर से खड़ा होकर अपने छोटे छोटे होलो को इन पर फेंक देता है, पर चैड उनको दूर कर देता है और ये देखकर होलो की फट जाती है। तभी चैड उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो होलो उस बर्ड को फाइट के बीच में ले आता है और बोलता है तुम इसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, और उसके ऊपर अपने छोटे होलोस लगा देता है और बोलता है अगर तुमने कुछ किया तो मेरे होलोस ब्लास्ट हो जाएंगे और उन्हीं के साथ तुम्हारी ये बर्ड भी मर जाएगी। तुम बस एक काम करो, यहीं खड़े रहो। तभी वो होलो रुकिया के पीछे भागने लगता है और वो रुकिया के ऊपर काफी सारे अटैक भी करता है, पर रुकिया सबको डॉज कर लेती है और वो एक जगह पे आ जाती है जहाँ वो होलो उससे कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म। लेकिन रुकिया कहती है कि मेरा टाइम नहीं, तेरा टाइम खत्म। और तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है और रुकिया अपने ग्लव से इचिगो को सोल रीपर बना देती है और वो उस पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। और तभी वहाँ पर चैड आता है और देखता है कि इचिगो की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और रुकिया एक पोल के पीछे छुपी हुई है। तो वो उससे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और इधर हम देखते हैं कि इचिगो उस होलो से लड़ रहा होता है और फिर इचिगो उस होलो की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख के बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और फिर हमें पता चलता है ये जो बर्ड है वो होलो की बात मान रहा था, क्योंकि होलो ने उससे झूठ बोला था कि वो उसकी मॉम को जिंदा करके उसके पास ले आएगा। और असल में ये जो होलो है पहले इंसान था और एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर था। और एक दिन इसने डिसाइड किया कि इस बर्ड की मॉम को मार देगा, मतलब इस बच्चे की मॉम को, और वो उसकी मॉम को मार देता है। पर ये बच्चा उसके पैर को पकड़ के उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से ये किलर होलो बन जाता है और होलो बनकर इस बच्चे को मार देता है। और तब से ये बच्चे की आत्मा डर कर इस बर्ड के अंदर ही है। और होलो ने इससे कहा था कि अगर वो 3 महीने तक इसकी बात मानेगा तो वो उसकी मॉम को वापस ले आएगा। और इसी वजह से ये बर्ड सबके पास जाता था और जितने भी लोगों के ये पास जाता था उसको होलो मार देता था। और ये सुन के इचिगो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसे एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और तभी उस होलो के पीछे गेट ऑफ अंडर वर्ल्ड खुल जाते हैं और इसको देख के इचिगो चौंक जाता है। तो रुकिया आके उसे बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, गेट ऑफ अंडर वर्ल्ड सिर्फ उन लोगों के लिए खुलते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं और बेकार लोग हैं। और फिर वो गेट उस होलो को अपने अंदर ले जाता है और वो गेट वहाँ से टूटकर गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इचिगो उस बर्ड से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारी मॉम की आत्मा दूसरी दुनिया में मिल जाएगी और तुम वहाँ जाके उनसे आराम से मिल सकोगे। और तभी चैड उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जब मैं मरूंगा तो तुमसे सोल वर्ल्ड में आके जरूर मिलूंगा। तो ये सुन के वो बच्चा बहुत ही खुश होता है। तो इचिगो उसको एक्सॉर्सिस्ट करके सोल वर्ल्ड में भेज देता है और हम देखते हैं कि इसके बाद इचिगो की बहन बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ रूकी अपने हाथ में एक डिवाइस पकड़ी थी जिसकी बैटरी बहुत ही लो हो गई थी और वो बोलती है कि ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ इचिगो रुकिया के लिए ब्रेकफास्ट लाया था, पर वो देखता है कि रुकिया उसके कबर्ड में नहीं होती। और फिर हम अगले सीन में एक स्टोर को देखते हैं जिसका नाम उराहारा स्टोर होता है और यहाँ 2 बच्चे काम कर रहे होते हैं और फिर वो झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ रुकिया आती है और उनकी फाइट बंद कराती है और फिर वो अंदर जाती है जहाँ एक मुच्छर बंदा उससे कहता है अभी वेट करो, अभी बॉस आने वाले हैं। और हम देखते हैं कि ये टोपी वाला बंदा इसका बॉस होता है जिसका की नाम उराहारा है। तभी वो बोलता है कि रुकिया तुम वापस से आ गई, तुम अभी ह्यूमन वर्ल्ड में कब तक रहने वाली हो। तभी वो उस छोटी लड़की से कहता है जाओ अंदर से रुकिया का सामान लाओ, रुकिया का सामान उस बॉक्स में होगा जिस बॉक्स में न्यू आइटम लिखा होगा। तो वो लड़की उस बॉक्स में से रुकिया का सामान ले आती है और रुकिया को दे देती है और रुकिया उराहारा को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है और सीधा स्कूल जाती है। और वो स्कूल में आते ही इचिगो को एक मुक्का मारती है और उसको घसीट कर बाहर ले जाती है और वो उसको एक टॉय देती है और बोलती है इसके अंदर कुछ गोली है जिसका नाम सोल पिल्स है, तुम इसे जब भी खाओगे तो तुम तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकल सकोगे और तुम सोल रीपर भी बन सकोगे। तब इचिगो उस पिल्स को खाता है तो वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है और सोल रीपर बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इचिगो की बॉडी में एक सोल आ जाता है और एक डिसेंट बॉय की तरह इचिगो से बात कर रहा होता है। तभी रुकिया इचिगो से कहती है चलो हमारे पास एक मिशन आया है और वो उसे घसीट कर वहाँ से ले जाती है। और तभी हम देखते हैं ये जो सोल होता है ये एक इविल स्माइल करता है। और फिर हम अगले सीन में उराहारा को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाता है और जिस बॉक्स में रुकिया का सामान था उस पे डिफेक्टिव न्यू आइटम लिखा था और उराहारा उस लड़की को बोलता है कि तुमने उसको गलत सामान दे दिया। तो वो लड़की उसको सॉरी बोलने लगती है और वो लाल बाल वाला बंदा उस पे बहुत भड़कने लगता है और उस लड़की की चोटी खींचने लगता है। तभी उराहारा कहता है कि टेंशन मत लो, अगर हमने एक गलती की है तो हम उसे सुधारेंगे भी। और इधर हम देखते कि वो जो फेक सोल होता है वो इचिगो की बॉडी को टेस्ट कर रहा होता है और हम देखते कि स्कूल में लंच टाइम हो गया होता है और ओरिही में बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद है और वो एक बहुत ही बड़ी ब्रेड लाई होती है और उसे खाने लगती है।
और तभी वहाँ एक लड़की आके उससे चिपकने लगती है। तभी वो जो फेक सोल होता है वो स्कूल की बिल्डिंग के नीचे से जंप मार के सीधा क्लास में आता है। और इधर हम देखते कि असली वाला इचिगो होलो को मार रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर हम उस फेक इचिगो को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि इस क्लास में कितनी खूबसूरत लड़की है। और वो जैसे ही ओरिहिमे को देखता है उसका दिल ओरिहिमे पे आ जाता है। फिर वो ओरिहिमे के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को चूमता है। और तभी वहाँ पर तात्सुकी आती है और उसे पकड़ के बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी वो तात्सुकी को भी कहता है कि तुम भी बहुत क्यूट हो और वो उसको किस कर लेता है। और ये सब देख के क्लास की लड़कियां तो चौंक जाती हैं। और इधर हमारा असली इचिगो स्कूल की तरफ भाग रहा होता है। देखते कि तात्सुकी फेक इचिगो पे हमला करने वाली थी पर तभी वहाँ पर रूकी आ जाती है और वहाँ इचिगो भी आ जाता है। बोलता है कि तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। तभी वो जो फेक इचिगो होता है वो असली इचिगो को मारने लगता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। और इसके बाद वो वहाँ से स्पीड में निकल जाता है। तभी रूकिया बोलती है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई है क्योंकि ये एक नॉर्मल सोल नहीं, ये एक मोडिड सोल है। तो इचिगो और रूकिया उसका पीछा करते हैं और यहाँ पे तात्सुकी इचिगो पे गुस्सा हो रही थी लेकिन ओरिहिमे बोलती है कि ये हमारा इचिगो नहीं है, ये कोई और है। और फिर हम अगले सीन में इचिगो और रूकिया को देखते हैं जिन्हें वो नकली इचिगो नहीं मिलता। तभी रूकिया इचिगो को बताती है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सोल है वो एक मोडिड सोल है। और वो बताती है कि एक बार सोल सोसाइटी में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था स्पेल हेड, एक सोल जिसको लड़ने के लिए मॉडिफाइड किया गया था और जो इंसान मर जाता उसमें मोडिड सोल को डाल दिया जाता था ताकि वो होलो से लड़ सके। और ये बहुत ही घटिया एक्सपेरिमेंट था और इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया क्योंकि इससे किसी मरे हुए को लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। और इन सोल्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था लेकिन कुछ मोडिड सोल अभी भी बची हैं। और ये सुन के इचिगो को मोडिड सोल के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उनको उनकी मर्जी के बिना सोल सोसाइटी द्वारा बनाया गया था और उनकी मर्जी के बिना उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी हम फेक इचिगो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था। तभी वो कुछ बच्चों को गेम खेलते हुए देखता है। तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है ये बहुत ही बेकार है, उसे खत्म करो, जो अपने क्रिएटर की बात नहीं मानता उसे मार देना चाहिए। और ये सब वो बच्चा अपने गेम कैरेक्टर से बोल रहा था क्योंकि उसका गेम कैरेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो वो गेम कैरेक्टर को डिलीट करता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं नया बना लूंगा। और ये सब सुन के उस मोडिड सोल को गुस्सा आ जाता है और उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ उनको सोल सोसाइटी द्वारा बनाया गया था और उन्हीं ने उनकी मर्जी के बिना उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसे ये सबसे गुस्सा आ जाता है और वो बच्चों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर असली इचिगो आ जाता है और उसका अटैक रुक देता है। फिर हम उराहारा स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब कांड हो रहे हैं। तभी उराहारा बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अब ये सब मोडिड सोल को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि ये सोच रहे थे कि ये इचिगो किससे लड़ रहा है क्योंकि वो सोल रीपर इचिगो को नहीं देख सकते। तभी असली इचिगो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि ये मेरी बॉडी है और मैं अपनी बॉडी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पर फेक इचिगो उस पर बहुत सारे अटैक कर रहा होता है पर हमारा असली इचिगो उन सबको डॉज करते रहता है। और तभी वहाँ से फेक इचिगो भागने लगता है कि तभी हमारा इचिगो उसके पीछे जाने वाला ही था। तभी रूकिया उसे रोकती है और कहती है कि हमें एक मिशन मिला है, यहीं पास में एक होलो दिखा है। और वो दोनों ना चाहती हुई भी मोडिड सोल को छोड़कर होलो की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम उन बच्चों को देखते हैं जो कि अपने टीचर को बता रहे थे कि एक अजीब हाई स्कूल के लड़के ने उन पे हमला कर दिया था। पर इससे वो बच्चे ही फंस जाते हैं क्योंकि टीचर को उनके वीडियो गेम के बारे में पता लग गया था तो उनको डांटने लगती है। फिर हम फेक इचिगो को देखते हैं जो कि भागते भागते सोच रहा था कि उन बच्चों ने और सोल रीपर ने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी वो अचानक से होलो कि उन बच्चों के आसपास ही है। तभी उसे उन बच्चों की बातें याद आती हैं तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो उन बच्चों को बचाए या उन्हें मरने दे। तभी हम उन बच्चों को देखते हैं जिनके पास होलो आ जाता है। और इधर हम रूकिया को देखते हैं जिसका सोल फोन खराब हो चुका था और अब वो किसी भी होलो की लोकेशन नहीं देख सकती। और तभी वो होलो उन बच्चों पे अटैक कर देता है और फेक इचिगो आके उसको किक मारता है और उन बच्चों को बचा लेता है। और फिर वो उस होलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर वो होलो उसके कंधे पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। और फेक इचिगो को हवा में लड़ते देख वो बच्चे भागने लगते हैं और इचिगो और रूकिया भी उस होलो के पास आ जाते हैं। तभी फेक इचिगो भागते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और उसके पीछे होलो भी आ जाता है। और अब वो पूरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि उस पे भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तभी वो होलो फेक इचिगो के ऊपर हमला करता है। तभी असली इचिगो आके उस होलो का एक हाथ काट देता है और फेक इचिगो को बचा लेता है। तभी फेक इचिगो बोलता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। तभी फेक इचिगो गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं अपनी बॉडी को बचा रहा हूँ। तब फेक इचिगो देखता है कि वो होलो उन बच्चों की तरफ जाने लगता है। तभी वो उसकी तरफ फुल स्पीड में जाता है और उसको एक जोरदार किक मारता है जिससे होलो खत्म हो जाता है। और तभी रियल इचिगो को समझ आता है कि ये फेक इचिगो कुछ गलत काम नहीं कर रहा था, ये तो बस उन बच्चों को बचा रहा था। तभी फेक इचिगो रियल इचिगो को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उन्हें उनकी मर्जी के बिना बनाया गया और उनकी मर्जी के बिना उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और क्या उन्हें जीने का हक नहीं है। तभी वहाँ उराहारा आ जाता है और उनकी बातें सुनकर कहता है लगता है जो मैंने तैयारी की थी अब वो किसी काम की नहीं। और अपनी स्टिक से इचिगो की बॉडी में से मोडिड सोल की पिल को निकाल देता है और इचिगो की बॉडी फिर से जमीन पर गिर जाती है। तभी उराहारा कहता है चलो अब हमारा काम हो गया। तभी इचिगो पूछता है तुम उसके साथ क्या करने वाले हो और तुम मुझे
देख कैसे सकते हो, तुम आखिर हो कौन। तभी रुकिया वहाँ आ जाती है और उराहारा से वो पिल छीन लेती है और कहती है अभी के लिए तुम बस इतना मान लो कि ये लालची सौदागर है। तभी उराहारा अपनी गलती मानता है और कहता है कि हाँ मेरी गलती थी जो मैंने तुमको गलत सामान दिया, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा रिफंड तुमको मिल जाएगा। रुकिया बोलती है उसको उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इसी प्रोडक्ट से खुश है, और रुकिया वो पिल इचिको को दे देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिको और रुकिया अपने घर जा रहे होते हैं। तभी इचिको के कंधे में दर्द होने लगता है क्योंकि उसका हाथ घायल था और वो उस मोजिट सोल को गाली देना चाहता था। तभी वो रुकिया से पूछता है कि मोजिट सोल के साथ आमने सामने बात कैसे कर सकते हैं। तभी रुकिया उसे बताती है कि ऐसा करने के लिए तुम्हें इसे किसी बिना सोल की बॉडी में डालना होगा, यानी किसी मरे हुए इंसान की बॉडी में। तभी इचिको वहाँ एक फिका हुआ टेडी देखता है और उसके मुंह के अंदर वो पिल डाल देता है और उस टेडी को हिलाते हुए कहता है कि शायद ये इन चीजों पे काम नहीं करता। तभी वो टेडी जिंदा हो जाता है और इचिको को गाली देने लगता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, और वो अपनी बॉडी को देखता है और सोचता है कि वो इतना छोटा कैसे हो गया। तभी इचिको गुस्सा होकर कहता है मुझे नहीं लगता कि हमारी बातचीत खत्म हुई थी, और वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करूंगा। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ वो टेडी इचिको को उठा रहा होता है, तभी रखा होता है, लेकिन उसको ये नाम पसंद नहीं होता। तो वो इचिको से कहता है कि वो उसका एक खतरनाक सा नाम रखे, लेकिन इचिको कहता है कि नहीं, उसको तो यही नाम पसंद है। तभी रूकी अपनी अलमारी से बाहर निकलती है और कौन के ऊपर पैर रख देती है, लेकिन कौन गुस्सा होने के बजाय खुश हो रहा होता है, और खुश क्यों होता है, वो ऐसे ही डेट देखता है तो वो सीरियस हो जाता है। और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हमें एक नया बंदा दिखता है, और तभी क्लास में इचिको आ जाता है। तो ओरिही में उसे देखकर बोलती है इचिको को आज क्या हुआ है। तो तात्सुकी आज की डेट चेक करती है और आज की डेट 16 जून होती है। तो तात्सुकी समझ जाती है कि इचिको इतना सीरियस क्यों है, और वो ओरिहिमे को बोलती है कि कल इचिको स्कूल नहीं आएगा। और अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ इचिको रुकिया से कह रहा होता है कि कल वो शिनिगामी के काम से छुट्टी ले रहा है, जिसपे रुकिया कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, और तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम सुबह से अजीब बर्ताव कर रहे हो। तो इचिको से बताता है कि कल उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और उसकी मॉम कल के दिन ही मरी थी, या फिर कहूँ उन्हें मारा गया था। और इधर हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि इचिको के लिए परेशान थी। जिसके बाद हम सोल सोसाइटी का सीन देखते हैं जहाँ एक सोल रीपर दूसरे सोल रीपर को ऑर्डर देता है कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर कुछ की रुकिया को मारना है। वो पूछता है क्यों, कि उस छोटी सी बच्ची ने क्या कर दिया। सोल रीपर बताता है कि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में ज्यादा समय बिता लिया है और ये सोल सोसाइटी के रूल के खिलाफ है, तो उसे सजा मिलेगी। सोल रीपर कहता है चिंता मत करो, ये काम भी हो जाएगा। इधर हम देखते हैं जहाँ इचिगो की पूरी फैमिली उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी के लिए उनकी ग्रेव पर जा रहे होते हैं, पर तभी उनके रास्ते में रुकिया जाती है और इचिको का नाम चिल्लाने लगती है, और उसे यहाँ देखकर इचिको शॉक हो जाता है। यूजू उससे पूछती है भाई क्या आप उस लड़की को जानते हो। इचिको कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तभी कारिन कहती है रुको, शायद मैंने इसे कहीं देखा है, और बात आगे बढ़ने से पहले ही इचिको रुकिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। इचिको रुकिया से पूछता है कि तुमने मेरा पीछा क्यों किया, क्या होगा अचानक से कोई हॉलो सामने आ जाए जब मैं साथ ना रही तो। इचिको कहता है तुम्हें तो बहाना बनाना भी नहीं आता। पर तभी रुकिया उससे कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम को मारा गया था, और तुमने ये भी कहा था कि तुम बचपन से ही स्पिरिट को देख सकते हो, तुम हॉलोस को देख सकते थे, यानी बचपन से ही तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसका मतलब वो हॉलो तुम्हें मारने आया था, पर गलती से उसने तुम्हारी मॉम को मार दिया। पर ये सुनकर इचिको को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से जाते जाते कहता है कि जिसने मेरी मॉम को मारा वो मैं था। और ये सुनकर रुकिया शॉक हो जाती है, और हम दिखते हैं कि वो सोल रीपर भी इनकी बातों को छिपकर सुन रहा था। इधर ओरिही में तात्सुकी से इचिको के बचपन के बारे में जानना चाहती थी। तात्सुकी बताती है जब मेरी उम्र 4 साल की थी, जब मैं उससे मिली थी, वो मेरे डोजो में अपनी मॉम के साथ आया था, अपने चेहरे पर एक भद्दी सी स्माइल लिए। वो बहुत ही डरपोक और कमजोर था। मुझे याद है मैं उसे बहुत मारा करती थी। वो जब पिटता तो बहुत रोने लगता था, पर जैसे ही वो अपनी मॉम को देखता तो उसके चेहरे पर वापस से वो स्माइल आ जाती। एक लड़की से मार खाने के बाद भी वो मुस्कुराता था, अपनी मम्मी का बच्चा। लेकिन वो सच में बहुत ही खुश लगता था, जैसे कि उसका समय बहुत ही अच्छा जा रहा हो। फिर जब मेरी उम्र 9 साल की थी तब उसकी मॉम गुजर गई। वो हमेशा स्कूल ना जाकर उस नदी के किनारे पर जाया करता था जहाँ उसकी मॉम मारी गई थी। जिसके बाद से मैंने चिको के चेहरे पर वो स्माइल कभी नहीं देखी। उसे ऐसे देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था। और ये कहकर तात्सुकी रोने लगती है। इधर हम रुकिया को दिखती है जिसे कि बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसने इचिगो से उसकी मॉम के बारे में बात की, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगा। पर तभी
तभी उसके बैग में से कौन बाहर आता है जिससे कि बहुत गर्मी लग रही थी। पर तभी अचानक से रुकिया को एक सोल रिपर की प्रेजेंस महसूस होती है। वो जब सोल रिपर उनके आगे आता है तो कौन डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो सोल रिपर कहता है मेरा मिशन पूरा करने का समय आ गया। इधर हम इचिगो को दिखती है जिसे कि अपना फ्लैशबैक आता है जहाँ बचपन में वो अपनी मॉम के साथ अपने घर जा रहा था। पर तभी नदी के किनारे इचिगो को एक लड़की मिलती है। उस लड़की को देखकर इचिगो को लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है तो वो उसे बचाने के लिए भागता है। ये देखकर इचिगो की मॉम उसे जल्दी से रोकती है पर इचिगो जैसे ही उस लड़की को बचाने वाला था वो अचानक से गायब हो जाती है और एकदम से अंधेरा छा जाता है। इचिगो कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ लेकिन इतनी बात साफ थी कि मेरी मॉम ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की थी। मैं अपनी मॉम को बहुत प्यार करता था, नहीं सिर्फ मैं ही नहीं हमारी फैमिली उनको बहुत प्यार करती थी लेकिन हमारा सब कुछ छीन लिया गया। ये कहकर इचिगो रोने लगता है। इधर रुकिया उस सोल रिपर से पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताता है तुम वही फेमस कुची की रुकिया हो ना जिसे शाही कुची की फैमिली ने अडॉप्ट किया था। मेरा नाम साइदो है। वैसे जो भी है तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मुझे तो लगता है उस इचिगो नाम के बंदे के साथ तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर रुकिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीछे कर देती है। साइदो कहता है तो तुम मेरी बात मानने नहीं वाली और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। और तभी वहाँ कौन के साथ इचिगो भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तू कौन है। शायद वो शौक हो जाता है कि तुम मुझे देख सकते हो। तभी इचिगो उसे बता देता है कि मैं एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर हूँ। ये सुनकर वो शौक हो जाता है। क्या कहा सोल रिपर? सच में रुकिया ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। जिसके बाद वो अपनी तलवार निकाल कर इचिगो पर अटैक कर देता है तो इचिगो जल्दी से कौन के अंदर से वो पिल निकाल कर खुद खाकर सोल रिपर बन जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है कमाल है, तुम एक इंसान हो फिर भी अपने आप से ट्रांसफॉर्म हो गए, ये तुमने कैसे किया? इचिगो कहता है मेरे ऊपर अचानक हमला करने के बाद मैं तुम्हें सच में ये बताऊंगा। तभी रुकिया बीच में आकर इचिगो को पीछे हटने को कहती है पर इचिगो उसकी बात नहीं सुनता और शायद ऊपर अटैक कर देता है। वहीं हम कारिन और यूजू को दिखते हैं जिनके ऊपर एक होलो अटैक कर देता है। इधर इचिगो और साइदो की अभी भी फाइट हो रही थी और साइदो के आगे इचिगो बहुत ही कमजोर पड़ रहा था पर इचिगो अभी भी हार नहीं मानता। वो उससे लड़ने के लिए अभी भी तैयार था। पर तभी रुकिया को अपने डिवाइस में यहीं आसपास एक होलो की लोकेशन दिखाई देती है तो साइदो उसे देखकर कहता है ये होलो तो बहुत ही ताकतवर लगता है। रुकिया कहती है इचिगो हमें जल्दी से जाना होगा, तुम्हारी फैमिली शायद खतरे में हो। ये सुनकर इचिगो शॉक होकर जल्दी से वहाँ जाने लगता है। इधर होलो ने इचिगो की दोनों बहनों को पकड़ लिया था और वो होलो यूजू को खाने ही वाला था कि तभी सही समय पर इचिगो वहाँ आकर यूजू को बचा लेता है। पर अभी भी उस होलो के चंगुल में कारिन थी। पर तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर इचिगो शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिसे बचाने के चक्कर में इचिगो ने अपनी मॉम को खो दिया था। इचिगो उससे पूछता है कि तुम कौन हो पर हमें पता चलता है कि लड़की बस एक पपेट थी। रुकिया बताती है इस होलो का नाम ग्रैंड फिशर है। पिछले 50 सालों में इसने कई सोल रिपर की जान ली है। वो अपने पपेट्स का यूज करके उन सोल्स को अट्रैक्ट करता है जो कि काफी पावरफुल हो और मौका देखते ही उन्हें खा लेता है जिसकी वजह से इसकी पावर कई ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देख के होलो को याद आ जाता है कि 6 साल पहले उसने इचिगो को मारने की कोशिश की थी लेकिन उस औरत ने आकर सारा मजा खराब कर दिया पर उसकी भी सोल बहुत ही टेस्टी थी। ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन होलो आसानी से उसके अटैक से बचकर उसे पकड़ लेता है। तभी रुकिया अपने मैजिक को यूज कर उसे पैरालाइज कर देती है पर उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी। वो रुकिया को ही दूर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो होलो कारिन को खाने ही वाला था कि तभी बीच में साइदो आकर उसे बचा लेता है और मौके का फायदा उठाकर इचिगो भी आजाद हो जाता है। लेकिन वो होलो फिर से कारिन पर अटैक करता है लेकिन साइदो बीच में आकर खुद घायल हो जाता है। इचिगो उससे पूछता है तुम भला एक अनजान इंसान के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? साइदो कहता है हम सोल रिपर्स हैं, हमारा काम होलोस को मारना और वीक सोल्स को उनसे बचाना होता है जिसके लिए हम जान की बाजी भी लगा देती हैं। और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। पर रुकिया जब उसे चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो बेहोश नहीं है, वो तो आराम से सो रहा है। वहीं कौन कारिन और यूजू को उठाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इचिगो रुकिया से कहता है ये लड़ाई मेरी है, इसमें इंटरफेयर मत करना। वो होलो से लड़ना स्टार्ट करता है लेकिन ग्रैंड फिशर बहुत ही ताकतवर था। वो बड़ी आसानी से इचिगो को घायल कर देता है और वो उससे कहता है तू इतना कमजोर है फिर भी अपने साथियों को पीछे भेजकर खुद लड़ने को चला है, पर अब तो तुझे उनकी मदद लेनी होगी। लेकिन फिर भी इचिगो रुकिया से अपनी मदद करने को मना कर देता है। लेकिन तभी वो होलो अपनी डॉल को इचिगो की मॉम में ट्रांसफॉर्म कर देता है और अपनी मॉम को देखकर इचिगो उस पर हमला नहीं कर पाता। तो होलो कहता है हर सोल रिपर या इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई तो शख्स होता है जिस पर वो कभी भी हमला नहीं कर सकता।
अगर तुम उसका पता लगा लो तो सोल रिपर को मारना भी बहुत आसान हो जाता है। वो हॉलो जानता है कि इचिको को भले ही पता हो कि वो सिर्फ एक डॉल है, फिर भी वो अपनी मॉम पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। वहीं रूकिया सोचने लगती है कि इचिको अपनी जान के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए फाइट कर रहा है और ऐसी लड़ाई में वो कभी भी किसी की मदद नहीं लेगा। और वो रोते हुए अपने मन में कहती है, इचिको प्लीज मरना मत। तभी वो हॉलो उस डॉल से उसकी मॉम की तरह बातें कराने लगता है। इचिको उसके पास जाता कि तभी वो उसके सोल्जर को इंजर्ड कर देता है और अब हॉलो आसानी से इचिको को मार सकता था, लेकिन उसे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। और तभी हॉलो की उस डॉल से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वो कोई और की नहीं बल्कि इचिको की मॉम की थी। ये देखकर शायद वो कहता है उनकी सोल ग्रैंड फिशर के अंदर कहीं ना कहीं कभी भी जिंदा थी। तभी इचिको की मॉम उससे कहती है, मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुमसे और अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इतने सारी खुशी के पल के लिए तुम सबका शुक्रिया। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। इतने सालों बाद अपनी मॉम को देखकर इचिको को जोश आ जाता है और वो हॉलो पर हमला कर उसे बहुत घायल कर देता है। और अब हॉलो समझ गया था तो खुद को खतरे में देखकर वो हॉलो वहाँ से कायरो की तरह भाग जाता है। इचिको उस पर चिल्लाने लगता है कि तू कहाँ जा रहा है, हिम्मत है तुम मुझसे लड़। ये सब देखकर इचिको बहुत ही दुखी हो जाता है कि वो अपनी मॉम का बदला भी नहीं ले पाया और वो जमीन पर गिर जाता है। शायद वो उसे देखकर कहता है फ्यूचर में ये लड़का बहुत ही ताकतवर बनेगा। और वो वहाँ से जाते जाते कहता है, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ जो इतने प्यारे कपल को तोड़ दूं। जिसके बाद होश आते ही इचिको अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और अपनी मॉम की गिरफ्त पर खड़ा होकर उनसे माफी मांग रहा था कि वो उनकी मौत का बदला नहीं ले पाया। और तभी वहाँ इचिको के फादर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी मॉम बस यही चाहती थी कि तुम सब हेल्दी और खुश रहो, तो तुम इतनी चिंता में क्यों हो, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इचिको गुस्से में कहता है, आप सब कुछ जानते हुए भी स्माइल कैसे कर सकते हो, और क्यों आप मुझे मॉम की डेथ के लिए ब्लेम क्यों नहीं करते। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी मॉम मुझे बहुत मारेंगी, तो बस दुखी मत हो और अच्छी जिंदगी जियो और खुश रहो। अभी उदास होने की तुम्हारी उम्र नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें रूकिया भी सुन रही थी। तो इचिको उससे कहता है, रूकिया थोड़े समय के लिए मुझे सोल रिपर बने रहने दो, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी फैमिली की रक्षा कर सकूं। और इचिको को फिर से जोश में देखकर रूकिया को बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम रिजल्ट आ गए थे। इचिको जब लिस्ट को दिखता है तो उसे पता चलता है कि एक सीडा नाम के बंदे ने इस बार टॉप किया है। वहीं रूकिया को अपने डिवाइस में खोलू की लोकेशन दिखाई देती है तो वो जल्दी से इचिको को लेकर उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। और तभी जाते जाते इचिको एक चश्मिश बंदी से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि उस हॉलो को ढूंढते ढूंढते इन्हें रात हो जाती है, लेकिन वो हॉलो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो इचिको अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। रूकिया बताती है शायद उसका हॉलो ट्रैकर डिवाइस खराब हो चुका है। पर तभी वहाँ एक बंदा आता है और उनसे कहता है, कुरासाकी इचिको, कुचिकी रूकिया, कैसे हो तुम। इचिको पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो बंदा कहता है, इचिको तुम आत्माओं को देख सकती हो ना। और ये सुनकर इचिको शॉक हो जाता है, एक नया हॉलो दिखाई दिया है। और रूकिया को भी अपने डिवाइस में एक हॉलो की लोकेशन दिखाई देने लगती है। तो बंदा उनसे कहता है, वो देखो तुम्हें बेसिक ही नहीं पता और तुम खुद को सोल रीपर कहते हो। तभी उस बंदे का जो ब्रेसलेट था वो उसे एक बो एंड एरो में बदल देता है और हॉलो को इतना दूर होते हुए भी वो उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर इचिको और रूकिया शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बंदा कहता है, मेरा नाम ओरियो इशिडा है और मुझे सोल रीपर से नफरत है, या कहूँ मुझे तुमसे नफरत है, इचिको कुरासाकी। और ये सुनकर इचिको शॉक हो जाता है। और अगले दिन इचिको बस इशिडा के बारे में ही सोच रहा था कि उस साले ने मेरी इतनी बेइज्जती की और मैंने उसे कुछ किया भी नहीं, मैं उसे देख लूंगा। पर एक सेकंड, उसने अपना नाम क्या बताया था, शायद उसका नाम इशिडा था। जिसके बाद इचिको को पता चलता है कि इशिडा तो उसकी क्लास में ही है, पर उसने उसे कभी नोटिस क्यों नहीं किया। और ये इशिडा वही बंदा है जिसने की स्कूल में टॉप किया था। जिसके बाद वो उसका पीछा करता है, पर इशिडा को पता चल जाता है कि इचिको उसका पीछा कर रहा था। इचिको उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। इशिडा कहता है, मुझे जब से पता है, जब तुम क्लास में दरवाजे से झांक रहे थे और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कब से लीक हो रही है, कोई भी इसका पता लगा सकता है। लगता है तुम्हारे पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी को ढूंढने की खासियत नहीं है, इसी वजह से तुम्हें मेरे होने का कभी पता ही नहीं चला। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर हो और कुचिकी रूकिया के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। और इशिडा अपनी व्हाइट रिबन को विजिबल कर देता है। स्पिरिट रिबन ये स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपा के रखती है। और वो इचिको की रिबन्स को पकड़ कर कहता है, रेड स्पिरिट रिबन, सोल रीपर्स की रिबन्स के अलग अलग रंग होते हैं। जिसके बाद वो इचिको को 1v1 के लिए चैलेंज करता है, पर इचिको इसके लिए
सख्त मना कर देता है। तो इसीडा अपना दिमाग चलाकर कहता है, ओ तुम तो कुचिकी रूकिया के बिना कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो तुम्हारी मालकिन है। और ये सुनकर इचिगो का दिमाग सटक जाता है और वो उसे 1v1 के लिए चैलेंज कर देता है। वहीं रूकिया उराहारा से क्विंसी के बारे में पूछने जाती है तो उराहारा उसे बताता है, क्विंसी ये पहले एक कबीला हुआ करता था जो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ था। उनकी खासियत ही होलो को मारने में थी। वो 200 साल पहले ही लुप्त हो गए थे। सोल रीपर्स के जैसे ही उनका भी यही मकसद था, हॉलोस की तबाही। लेकिन क्विंसी और सोल रीपर में एक बात का फर्क था और वो हॉलोस को मारने या ना मारने का था। सोल रीपर्स अपनी जान पाख्तों से होलोस को प्योर करते हैं जिससे वो सोल सोसाइटी चले जाते हैं, लेकिन क्विंसी उन्हें पूरा ही मार देते थे। जब इसके बारे में सोचो तो इंसानों के साथ भी यही होता। हॉलोस इंसानी आत्मा को खाते हैं, वो हमारे दोस्तों परिवार को चोट पहुंचाते हैं और उन्हें मार देते हैं। तो क्विंसी का मानना था कि उन्हें सोल सोसाइटी जैसी शांतिपूर्ण जगह पर क्यों भेजा जाए, उन्हें तो पूरा मार देना चाहिए। इसलिए क्विंसी हरदम हॉलोस को मारने लगे, लेकिन उनके इसी बर्ताव के कारण वो नष्ट हो गए। दूसरी तरफ इचिगो इशिडा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कॉन के अंदर से वो पिल निकाल कर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और इशिडा के पास एक हॉलो बैट होता है जिसे अगर वो तोड़ देगा तो यहाँ बहुत सारे हॉलोस आ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर जो भी सबसे ज्यादा हॉलोस को मारेगा वही विनर होगा। वो जैसे ही उस कॉइन को तोड़ता है पूरे शहर में हॉलोस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही एक हॉलो बाहर आता है इशिडा उसे अपनी बो से मार देता है। ये देखकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचे गिराकर कहता है, तुम भला हमारी फाइट में आम लोगों की जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो। इशिडा कहता है, मुझसे लड़ने से बेहतर होगा कि तुम्हें हॉलोस को मारना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है हॉलोस उनके पीछे जाते हैं जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी बहन हॉलोस को देख सकती है। ये सुनते ही इचिगो अपनी घर की तरफ जाने लगता है और इधर हमें पता चलता है कि तात्सुकी को भी भूत दिखना शुरू हो चुके हैं। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट की रात की वजह से वो दोनों ही हल्की फुल्की सोल्स को देख सकते हैं। और वहीं ग्राउंड में कारिन को भी हॉलोस की प्रेजेंस महसूस होने लगती है और उराहारा भी ये फील कर सकता था। यहाँ हम इचिगो को दिखती है जिसके ऊपर एक हॉलो हमला करता है, लेकिन वो उसे मार गिराता है और उसका स्कोर अब 3 हो चुका है। लेकिन इशिडा अपनी बो को यूज करके सारे हॉलोस को आराम से मारता जा रहा था। उसका स्कोर 10 से भी ज्यादा हो चुका है। तभी रूकिया अपने हॉलो ट्रैकर डिवाइस में दिखती है कि बार बार बहुत सारे हॉलोस आ तो रहे हैं, लेकिन थोड़े समय में ही वो खत्म होते जा रहे हैं। तभी वो दिखती है कि उसके पास 20-30 हॉलो आ रहे हैं। जब वो बाहर जाती है तो उसे आसमान में एक अजीब सी चीज दिखती है जिससे कुछ तो बाहर आ रहा था। दूसरी तरफ जब इचिगो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके सामने बहुत सारे हॉलो आते हैं, पर वो आसानी से उन सबको मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। इधर हम चैड को दिखती है जिसको भी हॉलोस की प्रेजेंस फील होती है कि तभी एक हॉलो उनके पास पहुंच जाता है और अब चैड को भी थोड़े थोड़े हॉलोस दिखाई देने लगे थे। चैड नोटिस करता है कि वो हॉलो सिर्फ उसी के पीछे पड़ा था, तो वो आसपास के लोगों और अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। भागता भागता वो एक खुले मैदान में पहुँचता है जहाँ कारिन खेल रही थी। तभी वो हॉलो के हमले से कारिन को बचा लेता है। कारिन उसे देखकर कहती है, क्या तुम भी ये देख सकते हो? हाँ, पर मैं पूरी तरह से नहीं देख सकता, मैं बस हॉलोस को हल्का हल्का देख सकता हूँ। तभी वो हॉलो उस पर अटैक करता है, लेकिन चैड कारिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है और कारिन हॉलोस को थोड़ा देख सकती है तो वो उसकी मदद लेकर उससे थोड़ा लड़ने लगता है। पर इसी बीच वो हॉलो उसको एक मुक्का मार देता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। इसी बीच उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ बचपन में वो बहुत ही ताकतवर था और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर लोगों को मारता था। और उसके दादाजी उससे कहते हैं, तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली है, पर इसका यूज तुम्हें लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। और उसी दिन से चैड ने लड़ाई करना बंद कर दिया था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी ताकत से लोगों की मदद करेगा। चैड वापस से खड़ा होता है और अपने एक ही मुक्के से उस हॉलो का हाथ अलग कर देता है और हम दिखते हैं कि उसके हाथ में एक अजीब तरह की चीज आ चुकी थी, जिसके बाद वो उस हॉलो पर वापस से अटैक करता है और अपनी इस नई पावर से इस बार उसे पूरा खत्म कर देता है। कारिन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर इतना कहते ही वो जमीन पर गिर जाता है। इधर इचिगो की काफी ढूंढने पर भी उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिलती। तभी उसके पास कौन पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने अभी अभी उसकी दोनों बहनों को घर जाते हुए देखा। ये सुनकर इचिगो उससे कहता है कि वो घर जाकर कारिन और यूजू का ध्यान रखे।
फिर अगले सीन में हम ओरिहिमे को दिखते हैं जिसे कि अपने आसपास खतरा महसूस होते ही वो अपने दोस्तों से कहती है कि उसे उनके घर चलना चाहिए, पर तात्सुकी घर जाने से पहले अपने कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। तभी ओरिहिमे के पीछे होलो आकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझे देख सकती हो, अब नाटक मत करो। ये सुनते ही ओरिहिमे अपने दोस्तों को यहाँ से भागने को कहती है, पर तभी वो होलो उनके ऊपर हमला कर देता है और वो ग्रीन सी चीज इस लड़की के हाथ पर लगती है और इस ग्रीन सी चीज की मदद से वो उसे कंट्रोल करने लगता है। और हम दिखते हैं कि उस लड़की के अलावा उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले ही अपने कंट्रोल में कर लिया था। तभी वो सब ओरिहिमे पर अटैक कर देते हैं, पर तभी तात्सुकी वहाँ पहुंचकर उन्हें पेलने लगती है। थोड़े समय में ही वो उन सब की ऐसी की तैसी कर देती है। वहीं तात्सुकी को भी वो होलो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था और वो उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने ओरिहिमे को कुछ भी किया तो वो उसे मार देगी। पर तभी वो लड़की उसके कंधे को जोर से पकड़ लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो होलो तात्सुकी पर भी अटैक कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये देखकर ओरिहिमे बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसे पहले स्कूल में बहुत ही बुली किया जाता था, लेकिन तात्सुकी वो लड़की थी जो उसे हमेशा बचाती थी। वो तात्सुकी को हक करके कहती है कि हमेशा उसने उसे बचाया है, पर अब ओरिहिमे उसे बचाएगी। और ओरिहिमे के इन स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से उसकी हेयर पिन ग्लो करने लगती है, जिससे उसका स्पिरिचुअल प्रेशर अनलॉक हो जाता है और होलो भी ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी ओरिहिमे के सामने 6 फेरीज आ जाती हैं जो उसे बताती है कि वो उसकी सोल में मौजूद पावर्स हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आई हैं। वो उसे बताती हैं कि उनकी पावर रिजेक्शन बेस्ड है, वो अपनी सील की मदद से किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकती हैं, यानी वो तात्सुकी की इंजरीज को भी रिजेक्ट कर सकती हैं। जिसके बाद जैसे ही ओरिहिमे स्पेल पढ़ती है तो वो फेरीज तात्सुकी को हील करने लगती हैं और आखिरी वाला फेरी बताता है कि वो अटैक बेस्ड फेरी है जिसकी मदद से वो हमला कर सकती है। जिसके बाद ओरिहिमे उस फेरी का यूज करके उस होलो को खत्म कर देती है और इस सब प्रोसेस में उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो गई थी, तो कमजोरी के चलते वो बेहोश हो जाती है और वो सारी फेरीज भी फिर से उसकी हेयर पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तभी वहाँ उराहारा भी पहुंच जाता है जिसके पीछे तेसाई अपने कंधे पर चैट को लेकर आया था। जिसके बाद वो उन दोनों को उराहारा शॉप के अंदर ले जाती हैं। दूसरी तरफ इचिगो और इशिडा अभी भी होलो उसको मारने में लगे हुए थे, पर इतना ज्यादा अपनी बो चलाने की वजह से इशिडा के हाथ में खून आने लगता है और उसे ये भी समझ नहीं आता कि इतने सारे होलोस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज उसने तोड़ी थी उससे इतने सारे होलोस नहीं आते, यानी यहीं कहीं पावरफुल होलो आ चुका है जो कि इन सभी को यहाँ समन कर रहा है। इधर हम रूकिया को भी दिखती है जो कि एक होलो से लड़ रही थी, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। पर तभी वहाँ कौन आकर उसे किक मारता है और रूकिया के गले लगकर कहता है, तुम्हें इसके लिए मुझे इनाम तो देना ही चाहिए। पर इस ठरकबाजी को देखकर रूकिया उसे अपने आप से दूर करने लगती है। पर तभी वहाँ इशिडा आता है और रूकिया समझ जाती है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। इशिडा उसे बताता है कि इस समय इचिगो और मेरा ड्यूएल चल रहा है और मैं ये साबित कर दूंगा कि इस टाउन को एक सोल रीपर की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही इसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी वो होलो फिर से खड़ा होता है, पर इचिगो वहाँ आकर उसे खत्म कर देता है। वहीं स्टोर में उराहारा उन दोनों को बता रहा था कि इचिगो एक सोल रीपर है और अगर वो उनकी मदद करना चाहते हैं तो वो उनके साथ आ सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि उराहारा बोल क्या रहा है। वो उन दोनों को बताता है कि उन दोनों की पावर्स इचिगो की वजह से ही ट्रिगर हुई है। इधर इचिगो इशिडा से कह रहा था, तुम्हारे उस बैट कॉइन की वजह से पूरा शहर खतरे में आ चुका है, अगर तुम्हें ड्यूएल करना था तो मेरे साथ सीधे लड़े क्यों नहीं। पर तभी वहाँ एक होलो आ जाता है, पर इचिगो उस पर हमला कर उसे मार देता है। पर तभी आसमान में देखकर उनकी फट जाती है क्योंकि ऊपर बहुत सारे होलोस आ चुके थे। तभी इशिडा अकेले ही उन सबसे लड़ने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद रूकिया इचिगो को बताती है कि इशिडा इस दुनिया का आखिरी क्वींसी है। 200 साल पहले सारे क्वींसीस मारे गए थे और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सोल रीपर्स थे। तभी हम एक फ्लैशबैक को दिखते हैं जहाँ उराहारा रूकिया को बता रहा था क्वींसीस की वजह से तीनों रेल्स खतरे में पहुंच गए थे, तो ना चाहते हुए भी सोल रीपर्स को क्वींसीस को खत्म करना पड़ा, क्योंकि जहाँ सोल रीपर्स इस दुनिया का बैलेंस बनाए रखते हैं वहीं क्वींसीस की वजह से ये बैलेंस खतरे में आ जाता है, क्योंकि वो होलोस को पास ऑन करने की वजह उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिससे दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। रूकिया बताती है सोल रीपर्स ने क्वींसीस से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो होलोस को हंट करने का काम उन पर छोड़ दें, पर क्वींसीस ने उनकी एक नहीं सुनी। दूसरी तरफ इशिडा अपनी पूरी ताकत से होलोस से लड़ता जा रहा था, लेकिन वो होलोस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर तभी वहाँ इचिगो आकर कहता है, मुझे तुम्हारी क्लैन की स्टोरी पता लग चुकी है, जो क्वींसीस के साथ हुआ वो बहुत ही गलत था, पर तुम्हारे भी काम करने का तरीका घटिया है। तभी इशिडा कहता है, हाँ, क्वींसीस का खात्मा तो बहुत पुरानी चीज है, सच बताऊं तो मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम इशिडा के पास्ट को दिखते हैं जहाँ उसके दादाजी उससे कहते हैं कि क्वींसी ने सोल
रीपर्स की बात ना मानकर बहुत ही बड़ी गलती की। उन्हें अपने आपस के मतभेद भुलाकर साथ में काम करना चाहिए। पर एक दिन 5 हॉलो से एक साथ उसके दादाजी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह मार देते हैं और ये सब चीजें बस 2 सोल रीपर्स देखते रह गए। अगर वो चाहते तो वो उन्हें बचा सकते थे। अगर तुम्हें मेरे तरीके नहीं पसंद तो चुपचाप कोने में बैठ जाओ। ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि तुम सोल रीपर्स के साथ काम करो, तो हमें आपस में लड़ने की बजाय साथ मिलकर इनसे लड़ना चाहिए। ये सुन के इशिदा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। इशिदा उससे पूछता है कि आखिर वो इन हॉलोस को क्यों मारना चाहता है। इचिगो उसे बताता है बचपन में एक हॉलो ने मेरी मॉम की जान ले ली थी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा किसी के साथ हो। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन हॉलोस से लड़ने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि उस पोर्टल से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आने लगा था और इस हॉलो को मैनोस ग्रैंडे कहा जाता है। इशिदा उसे देखकर समझ जाता है कि वो दोनों भी साथ मिलकर उसे नहीं हरा पाएंगे। पर तभी वहाँ उराहारा की टीम आ जाती है, जो कि साथ मिलकर उन छोटी मोटी हॉलोस को मारने लगती है। उराहारा उनसे कहता है कि उस छोटे हॉलोस को वो संभाल लेंगे, तुम दोनों उसे संभालो। वहीं रूकिया कौन को बता रही थी कि हजारों हॉलोस को मारकर एक मैनोस ग्रैंडे बनता है और एक आम सोल रीपर तो इसे हरा ही नहीं सकता। तभी इचिगो कहता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम उसे नीचे से काटते चले जाएंगे और उसकी टपली बजा देंगे। रूकिया उसे समझाने जाती है कि वो उसे नहीं हरा पाएगा, पर तभी उराहारा उसे पैरालाइज कर देता है और उससे कहता है कि ये फाइट इचिगो की है। इचिगो मैनोस पर हमला कर देता है, पर उसके हमले से उसका कुछ भी नहीं होता। तो फिर इशिदा भी उससे लड़ने जाता है, जिस दौरान गलती से उसका हाथ इचिगो की स्वॉर्ड पर लग जाता है, जिस वजह से इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर इशिदा के अंदर आने लगता है, जिससे इशिदा का बो भी बड़ा होने लगता है। तो वो समझ जाता है कि इचिगो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकता और हमेशा ही उसकी एनर्जी बस इधर उधर लीक होती रहती है। तभी मैनोस अपना बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट उन पर अटैक करता है और इचिगो इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और किसी तरह से उस हॉलो पे वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है और पता नहीं मैनोस की फट जाती है, वो अपने डायमेंशन में वापस चला जाता है। पर ये सब चीजों की वजह से इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी तेजी से ग्लो करने लगती है। ये देखकर इशिदा कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर सकता है। तभी इशिदा जाकर उसकी स्वॉर्ड पर अपना पैर रखता है और लगातार एरोस को फायर करने लगता है। काफी देर तक ऐसा करने के बाद इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, पर इस प्रोसेस की वजह से वो दोनों बहुत ही थक जाते हैं। रात के समय रूकिया सोच रही थी कि इचिगो ने आराम से मैनोस ग्रैंडे को हरा दिया, जिसके बाद वो वापस से चला गया। ये न्यूज बहुत ही बड़ी है और ये बात सोल सोसाइटी तक भी जरूर पहुंच जाएगी और यही सोचकर रूकिया परेशान होने लगती है। जिसके बाद मॉर्निंग में कौन आकर इचिगो को उठाता है और वो रोने लगता है क्योंकि इचिगो की बहन ने उसे लड़कियों की तरह सजा दिया था। पर इचिगो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि उसे मारने लगता है। इस सब से कौन तंग आ जाता है कि इस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से दूर चला जाऊंगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। तो वो अकेला ही घर के बाहर चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसे 2 लड़की मिलती है, जिन्हें देख कर ही वो उनके आगे लेट जाता है जैसे वो कोई फिकी हुई डॉल हो। पर वो लड़कियाँ उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो उस पर पैर रखकर इग्नोर कर उसे वहाँ से जाने लगती हैं। वहीं स्कूल जाते वक्त भी रूकिया सोच रही थी कि अगर सोल सोसाइटी को उसके और इचिगो के बारे में पता चल गया तो उसके और उसके दोस्तों की जान पर भी खतरा आ सकता है। जिसके बाद हम एक बिल्ली को दिखती हैं, जिसे कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी कुछ नहीं होता और इस बिल्ली को याद रखना क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है। वहीं हम कौन को दिखती हैं, जो कि अब सोच रहा था कि अब वो ओरिहिमे के पास जाएगा क्योंकि उसका एक मकसद है, पर गलती से वो उनके प्लेग्राउंड में चला जाता है और खेल के बीच में आने की वजह से कौन की ऐसी की तैसी हो जाती है। पर रूकिया ये सब देखकर बहुत ही दुखी थी क्योंकि ये सारी चीजें जल्दी खत्म होने वाली हैं। वहीं इचिगो और इशिदा में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी थी, पर अभी भी इशिदा बहुत ही अकड़ू है। अब स्कूल की छुट्टी के बाद रूकिया इचिगो को बताना चाहती थी कि अब वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रह सकती, उसे जल्दी वापस सोल सोसाइटी जाना होगा वरना उन दोनों की जान को खतरा हो सकता है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे ये नहीं बता पाती। पर तभी वहाँ रोता रोता कौन पहुँचता है और रूकिया से चिपक कर कहता है कि अब वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा बहन। अब कौन की ये फटीचर हालत को देखकर वो इशिदा से उसकी सिलाई कराने जाते हैं क्योंकि वो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। पर पहले तो इशिदा ये करने से मना कर देता है, पर इचिगो उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इसमें एक्सपर्ट हो, मुझे पता है कि तुम इसे नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। इशिदा इस बेइज्जती को नहीं सह सकता तो वो जल्दी से
उसके कोन को सिल देता है और उसे पूरा एक प्रिंसेस की तरह बना देता है। ये देखकर इचिगो और रुकिया का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और कौन जाकर इशिदा को लात मारता है कि साले तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। पर कौन दिखता है कि वो दोनों यहाँ से भाग चुके थे। इधर शॉप के बाहर उराहारा उस बिल्ली के लिए दूध लेकर आता है पर वो बिल्ली उससे कहती है नाटक करना बंद करो, तुम्हें पता है वो दोनों यहाँ आ चुके हैं, अब डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। मुझे पता है कि वो लोग यहाँ आ चुके हैं, फिलहाल के लिए हमें बस उन्हें रोकना है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिगो रुकिया के लिए खाना लेकर जाता है पर वो वहाँ नहीं होती। उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था सभी चीजों के लिए शुक्रिया। जब रुकिया वहाँ से जा रही थी तभी उसे दो सोल रीपर्स देख लेते हैं जिनमें से एक का नाम रेंजी और एक का नाम ब्याकुया था। जब रुकिया उनसे बचकर भाग रही थी तो वो इचिगो और उसके दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है कि कैसे वो ह्यूमंस को बिलोंग भी नहीं करती फिर भी वो इनके साथ यहाँ रहना चाहती थी, पर चाह कर भी वो यहाँ नहीं रह सकती। पर तभी रेंजी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस पर हमला करता है जिसे किसी तरह से वो डॉज कर लेती है। रेंजी उससे कहता है रुकिया तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, तुमने अपनी पावर एक ह्यूमन को दे दी, तुम्हें सोल सोसाइटी में ले जाना होगा जहाँ तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी, जिसके बाद जिसे तुमने अपनी ताकत दी है हम उसे भी मार देंगे। रुकिया उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी पावर्स को किसी को भी नहीं दिया। और तभी रुकिया के पीछे उसका भाई कुचिकी ब्याकुई आ जाता है जो कि एक स्क्वाड का कैप्टन है। तभी रेंजी फिर से रुकिया पर अटैक करता है जिससे रुकिया थोड़ी घायल भी हो जाती है। रेंजी उस पर अपना फाइनल हमला करने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर एक एरो आता है और हम दिखते हैं कि ये हमला इशिदा ने किया था। दो लड़के मिलकर एक मासूम सी लड़की पर हमला कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है, गलत मत समझना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, इसकी मदद करने मैं नहीं आया, पर मैं इसे तुम्हें मारने भी नहीं दूंगा। रेंजी उससे पूछता है साले चश्मिश तू कौन है। दूसरी तरफ इचिगो को पता चलता है कि रुकिया उसे छोड़कर जा चुकी है। उसका छोड़ा हुआ लेटर पढ़कर उसे पता चलता है कि उसने ऐसा इसलिए किया जिससे इचिगो सेफ रहे। पर इचिगो नाराज भी होता है कि रुकिया उसे बिना बताए कैसे गई, जिसके बाद वो कौन के मुंह से वो पिल निकालने लगता है। उसी वक्त वहाँ उराहारा आकर कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और इधर हम दिखते हैं जहाँ इशिदा रेंजी से हार गया था, रेंजी उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ इचिगो पहुँच जाता है जिसके हमले को किसी तरह रेंजी डॉज कर लेता है। इचिगो को देखकर रेंजी कहता है अब तू कौन है और तेरी तलवार इतनी बड़ी क्यों है, इसे देखकर लगता है तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब रेंजी उस पर लगातार अटैक कर रहा था तो इचिगो बस उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। लगता है ये तलवार बस दिखाने के लिए है, तेरे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है। वो इचिगो के कंधे को चोट पहुंचा देता है, शायद वो तू ही तो नहीं जिसे रुकिया ने अपनी ताकत दी है, पर कुछ भी हो पहले मुझे तुझे मारना होगा। रुकिया की जान तो सोल सोसाइटी में जाएगी। रुकिया उसकी मदद करना चाहती है पर इशिदा उसे रोक देता है, पर रेंजी का ध्यान न होने की वजह से इचिगो उसे घायल कर देता है। तभी पीछे से ब्याकुया कहता है तो ये है इचिगो कुरासाकी, इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है कि इसने एक मैनोस ग्रैंडे को अपने डायमेंशन में वापस भेज दिया था। लेकिन रेंजी ये सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि इचिगो जैसे बंदे ने मैनोस ग्रैंडे को हराया है। वो उससे कहता है तुम इतनी ताकतवर तो हो ही नहीं, तुम्हें तो अपनी तलवार को अच्छे से यूज करना भी नहीं आता, क्या तुम्हें अपनी तलवार का नाम भी पता है। इचिगो ही सुनकर कहता है क्या तुम अपनी तलवार का नाम भी रखते हो, तो सच में तुम्हें अपनी जानपाक्तो का नाम भी नहीं पता। तभी वो अपनी जानपाक्तो का नाम लेता है जाबिमारू और उसकी जानपाक्तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिससे उसकी पावर्स और बढ़ जाती हैं और वो इचिगो को बुरी तरह से घायल कर देता है। इचिगो की बुरी हालत हो जाती है और उसे अपने घुटनों पर देख के रुकिया सोचने लगती है कि वो उसकी मदद कैसे करे। तभी रेंजी इचिगो को खत्म करने ही वाला था पर रुकिया आकर उसे रोक देती है और वो इचिगो को यहाँ से भागने को कहने लगती है, लेकिन इचिगो बिल्कुल भी नहीं हिलता बल्कि फिर से उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। पर तभी अचानक से इचिगो की ताकत बढ़ने लगती है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ने लगती है जिससे उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और वो रेंजी को घायल कर देता है। रेंजी को समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ, इसकी ताकत कैसे बढ़ गई, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर अब मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। रेंजी फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार इचिगो उसे ब्लॉक कर लेता है। वो अपनी पूरी ताकत से रेंजी के ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाला था पर तभी कुछ अजीब होता है, इचिगो की तलवार कट जाती है और उसका दूसरा हिस्सा ब्याकुया के हाथ में होता है। इचिगो सोचता है कि ये कैसे हुआ, वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था पर उसके कुछ करने से पहले ही ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इचिगो को पता नहीं चलता कि वो कब घायल हो गया और ये कैसे हुआ और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे पता ही नहीं चला। रुकिया उसकी ओर भागने लगती है पर रुकिया उसका गला पकड़कर कहता है कि इचिगो पहले ही मर चुका है और अगर तुम उसकी मदद करने जाओगी तो तुम्हारी क्राइम्स और बढ़ जाएंगे, इसलिए रेंजी उसे आगे नहीं जाने देता। रुकिया कहती है कि उसे फर्क
नहीं पड़ता, वो बस अपने दोस्त को बचाना चाहती है। तभी ब्याकुया कहता है इसका कोई फायदा नहीं, देखो वो पहले ही मर चुका है। पर तभी इचिको उठता है और ब्याकुया के कपड़े को पकड़ लेता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ब्याकुया कहता है तो तुम अभी भी जिंदा हो पर अब नहीं रहोगे, और वो इचिको को अब पूरा मारने ही वाला था। तभी रुकिया को इचिको के साथ बिताई हुए पल याद आने लगते हैं और वो जाके उसे लात मारती है और इचिको से कहती है तुमने मेरे भाई को कैसे टच किया, हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। और ये सुनकर इचिको शॉक हो जाता है और वो उन दोनों के साथ वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले ब्याकुया इचिको से कहता है मैंने अपने आखिरी हमले से तुम्हारी इन पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर अब तुम बच भी जाते हो तो अपनी पावर्स को कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। इचिको रुकिया को रोकने की कोशिश करता है पर रुकिया रोती हुई कहती है रुक जाओ, चाहे एक सेकंड के लिए ही, पर जिंदा रहो। तभी रेंजी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सोल सोसाइटी का गेट खुलता है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर इचिको दुखी हो जाता है क्योंकि हमेशा की तरह ही उसकी जान किसी और ने बचाई और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर उराहारा आता है जिसके साथ वो बिल्ली भी थी। कुछ देर बाद इचिको को अपनी बॉडी वार्म फील होने लगती है और जब उसे होश आता है वो देखता है कि टेसाई उसके ऊपर लेटा हुआ है। ओए साले तू क्या कर रहा है, हट यहाँ से। तभी उराहारा आकर उससे कहता है मैंने तुम्हें बचाया है और अब तक रुकिया सोल सोसाइटी में जा चुकी होगी। इचिको उससे पूछता है कि क्या वो सोल सोसाइटी में जाकर रुकिया को बचा सकता है। उराहारा कहता है कि ये पॉसिबल है पर इसमें और भी ज्यादा खतरा है। जिसके बाद इचिको उससे सीधा के बारे में पूछता है तो उराहारा उसे बताता है चिंता मत करो वो सही है क्योंकि मैंने वहीं पर उसे हील कर दिया था और उसे अपने साथ यहाँ आने को कहा पर सीधा ने यहाँ आने से मना कर दिया। साला बैटरी। अब इचिको को ट्रेनिंग करनी थी क्योंकि वो सोल सोसाइटी जाकर रुकिया को बचाना चाहता है। उराहारा उसे बताता है कि सोल सोसाइटी के रूल के हिसाब से किसी क्रिमिनल को 30 दिनों के बाद ही सजा दी जाती है। वैसे भी इचिको के पास जरा सी भी पावर नहीं बची तो वो लड़ नहीं पाएगा और जब उसके पास पावर्स भी थी तब भी वो रेंजी से हार गया था और ब्याकुया के अटैक्स तो उसे दिखाई भी नहीं दिए। तो उराहारा उससे कहता है कि तुम्हें 10 दिन तक ट्रेनिंग करनी होगी और मुझे 1 हफ्ता लगेगा सोल सोसाइटी के गेट को खोलने में, जिसका मतलब सोल सोसाइटी जाने तक रुकिया को बचाने के लिए उनके पास 13 दिन होंगे और यही एक रास्ता है। तो इचिको को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि अब उसके पास सोल रिपर्स की पावर्स भी नहीं बची जिसके बिना वो रुकिया को नहीं बचा सकता। अब हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ इचिको की इंजरीज ठीक हो चुकी है पर स्कूल के जाने के बाद उसे अभी भी रुकिया की याद आ रही थी क्योंकि उसके कमजोर होने की वजह से ही वो लोग उसे ले गए। वहीं क्लास में सभी लोग रुकिया को भूल चुके हैं और इचिको को पता है कि ये जरूर सोल रीपर्स का काम है ताकि कोई उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। छुट्टी होने के बाद जब इचिको घर जा रहा था तभी उसके पास ओरिहिमे आकर पूछती है कि रुकिया कहाँ है और स्कूल के सारे बच्चे उसे भूल क्यों गए हैं। ये सुनकर इचिको शॉक हो जाता है कि ओरिहिमे को रुकिया के बारे में याद है। आगे ओरिहिमे बताती है कि जब इचिको और रुकिया ने उसे अपने भाई से बचाया था तब ओरिहिमे उन दोनों को देख सकती थी, साथ ही वो अजीबोगरीब मॉन्स्टर को भी देख सकती है। ये सब जानने के बाद इचिको ओरिहिमे को सारी बातें बता देता है। ओरिहिमे उससे कहती है मुझे पूरा यकीन है तुम रुकिया को बचा लोगे। अब अगले सीन में हम सोल सोसाइटी को दिखते हैं जहाँ प्रिजन में रेंजी रुकिया से मिलने जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रेंजी और रुकिया बचपन के दोस्त हैं। रुकिया उससे पूछती है कि क्या वो सच में मरने वाली है पर रेंजी उसे दिलासा देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बड़ा भाई जरूर तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। पर रुकिया कहती है मैं अपने बड़े भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, अगर उसे मौका मिला तो वो खुद ही मुझे मार देगा। आज तक उसने मुझे अपनी बहन की तरह माना ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आज मरने वाली हूँ। ये सुनने के बाद रेंजी भी दुखी हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ उराहारा शॉप के नीचे एक बड़ा सा बेसमेंट है जहाँ वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तभी उराहारा इचिको की सोल को उसके अंदर से निकाल देता है और वो अपने सोल रिपर फॉर्म में भी नहीं आता तो इचिको समझ जाता है कि अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है। उराहारा उसे बताता है कि तुम्हें अपनी पावर पाने के लिए 3 लेसन पूरे करने होंगे और पहले लेसन में तुम्हें उरुरु को हराना होगा। ये सुनकर इचिको कहता है क्या मैं एक बच्चे से लड़ूंगा। उराहारा उससे कहता है बेटे सीरियस होके फाइट करना वरना मारा जाएगा। तभी उरुरु उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे इचिको को अपनी औकात पता चलते ही वो उराहारा के फेंके हुए गियर को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। उराहारा उससे
कहता है उस गियर को पहनकर कहो ऑलमाइटी गियर मुझे ताकत दो। इचिगो उस गियर को पहन लेता है और कहता है अबे साले इससे क्या होगा, पर उरुरु से बचकर भागते हुए इचिगो को रियलाइज होता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। इसी दौरान वो उरुरु के सारे हमलों को डॉज कर लेता है और मौका देखकर उस पर अटैक करता है, जिससे उरुरु को थोड़ा दर्द होता है तो वो गुस्से में आकर उसे लात मारती है, जिससे इचिगो उड़ता हुआ दूर जाता है। उराहरा आकर उसे बताता है कि उसने स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया। तभी टेसाई आकर उसकी सोल चेन को काट देता है, जिससे इचिगो की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो बिल्ली ओरिहिमे और चैड को ट्रेनिंग के लिए लेकर आ रही थी और वो सभी इशिदा के पास पहुंच जाते हैं। और इशिदा जब उस बिल्ली को बोलता हुआ दिखता है तो वो शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या है। ओरिहिमे उसे बताती है कि उरुइची उन्हें ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रही है, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। इशिदा सीधा मना कर देता है और कहता है ये सोल रीपर्स का मैटर है तो मैं इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि असल में इशिदा भी रुकिया को बचाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था और वो बस ये अकेला ही करना चाहता है। इधर टेसाई इचिगो के ऊपर बैठा हुआ था और उराहारा उसे बताता है कि तुम्हारी सोल चेन टूट चुकी है तो तुम्हारी मौत पक्की है, पर अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मरने से पहले सोल रीपर में ट्रांसफॉर्म होना होगा। जिसके बाद वो दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है, जिसमें इचिगो को एक बड़े से गड्ढे में गिरा दिया जाता है जहाँ पर उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। इचिगो पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। टेसाई कहता है तुम्हें कैसे भी करके इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा, पर बिना सोल रीपर बने तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तभी अचानक से इचिगो को बहुत ही दर्द होता है और वो दिखता है कि उसकी सोल चेन पर छोटे छोटे मुंह आ गए थे जो कि उसे खा रही हैं। उराहारा उसे बताता है कि उसके पास 3 दिन का समय है, अगर इस दौरान वो सोल रीपर नहीं बना तो तुम एक हॉलो में बदल जाओगे और मजबूरी में हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ ब्याकुया रुकिया से मिलने जाता है। कुचिकी रुकिया, तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसकी सजा के तौर पर तुम्हें 25 दिनों बाद मार दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद रुकिया दुखी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुकिया और चैट अपनी पावर यूज करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन दोनों से कुछ हो ही नहीं रहा था। ये देखकर यूरोइची डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो वो सोल सोसाइटी में एंटर भी नहीं कर पाएंगे। तो वो उन्हें उस सिचुएशन को इमेजिन करने को कहती है जिस सिचुएशन में उनकी पावर्स जागी थी। तो चैड उस समय को याद करता है जब वो कारिन को बचाना चाहता था और उस समय ही उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गयी। जिसके बाद ओरिहिमे भी उस इंसिडेंट को याद करती है और तभी वापस से उसकी हेयर पिन ग्लो करने लगती है और उसमें से वही फेरिस बाहर आ जाती हैं। पर सारे फेरिस ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि उसने उन्हें बेफालतू में ही बुला लिया, तो फेरिस उसकी कुटाई करने लगते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ इचिगो की सोल चैन बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, लेकिन वो हार नहीं मानता और दौड़ता हुआ गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर जैसे कि सबको पता है वो वापस नीचे गिर जाता है और ऊपर से सभी लोग इस शो को एंजॉय कर रहे होते हैं। जिंता उससे कहता है अगर तुम्हें भूख लगना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारा हॉलो बनना शुरू हो चुका है। जिसके बाद वो इचिगो के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन इचिगो उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। जिंता उसे याद दिलाता है कि उसे इस गड्ढे में 70 घंटे हो चुके हैं, यानी अगले 2 घंटे में तुम सोल रीपर नहीं बने तो तुम हॉलो बन जाओगे और मजबूरी में हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी इचिगो की चेन पर बहुत सारे मुंह बन जाते हैं और जल्दी जल्दी से उसे खाने लगते हैं। जिसके बाद उसकी सोल चेन पूरी तरीके से गायब हो जाती है और उसकी छाती में बस एक होल बचा था। जिसके बाद इचिगो का हॉलिफिकेशन शुरू हो जाता है, जिससे इचिगो दर्द की मारी चिल्ला रहा था। पर तभी इचिगो दिखता है कि वो एक अलग जगह पर पहुंच चुका है और उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। पर तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, ये तुम्हारा इनर वर्ल्ड है। पीछे देखने पर उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। वो उसे अपना नाम बताता है, पर पता नहीं क्यों इचिगो उसकी सारी बातें सुन सकता था, पर वो उस बंदे का नाम सुन ही नहीं पाता। पर तभी इचिगो वहाँ से गिरने लगता है तो बुड्ढा उसके पास आकर कहता है तुम्हारे पास भी अपनी पावर्स हैं जिसे ब्याकुया ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, उसने तो बस रुकिया की पावर्स को वापस लिया था। ये दुनिया तबाह हो रही है, अगर तुम अपनी पावर्स को चाहते हो तो नीचे गिरे बॉक्सेस में से एक में तुम्हारी पावर्स हैं। अगर तुमने सही बॉक्स को ढूंढ लिया तो तुम वापस से सोल रीपर बन जाओगे और अगर नहीं ढूंढ पाए तो मारे जाओगे। इचिगो को याद आता है कि सोल रीपर्स की सोल
रिबन हमेशा रेड होती हैं, तो वो उसी टेक्निक का यूज करता है और कुछ देर ढूंढने से उसे रेड रिबन मिल जाती है और उस रिबन को खींचने पर एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें उसकी जान पाख्तो है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये बुड्ढा कोई और नहीं उसकी जान पाख्तो की सोल है। वहीं असल दुनिया में इचिगो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, तो टेसाई उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी सीलिंग टेक्निक का यूज करके इचिगो को वहीं सील करने लगता है। पर तभी वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जो कि इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर की आवाज से हुआ था और अगले ही सेकंड में इचिगो उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। पर वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसके फेस पर एक होलो का मास्क लगा हुआ था। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इचिगो एक होलो है या एक सोल रीपर। पर तभी इचिगो उस मास्क को हटा देता है और उसे उसका जवाब मिल गया था। वो उराहारा से कहता है, तुमने ही मुझे उस गड्ढे में भेजा था ना, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। पर उराहारा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? तो चलो स्टेज 3 पर चलते हैं जिसमें मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ, और हाँ इसमें मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बस मेरी हेड को मेरे सर से हटाना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो स्टेज 3 कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखना कि तुम इस फाइट को सीरियस लो, क्योंकि मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाने वाला। अब अगले सीन में हम ब्याकुया को दिखते हैं जो कि रुकिया को अपनी सजा सुनाकर वापस जा रहा था। तभी उसके रास्ते में दो कैप्टन आते हैं जिनमें से एक का नाम गिन और एक का नाम केनपाची जराकी होता है। गिन कहता है, तुम तो बड़े बेरहम हो, अपनी बहन को भी नहीं बचाने वाले। ब्याकुया कहता है, मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ और चाहे वो मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर केनपाची को गुस्सा आ जाता है और वो ब्याकुया से लड़ने के लिए जाने ही वाला था कि तभी गिन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि सोल सोसाइटी में फाइट करना अलाउ नहीं है, खासकर कैप्टन को। वहीं दूसरी तरफ इचिगो और उराहारा के बीच में खतरनाक सी फाइट हो रही थी जहाँ इचिगो बस भाग रहा था। पर इचिगो सोचता है कि उराहारा तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो ये मुझे मार नहीं सकता, तो वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उराहारा उसे बताता है कि ये कोई मामूली तलवार नहीं है बल्कि एक जान पाख्तो है, जिसका मतलब कि उराहारा भी एक सोल रीपर है। वो उसे बताता है कि उसकी स्वॉर्ड का नाम बेनी हिमे है और वो इचिगो से भी उसकी स्वॉर्ड का नाम पूछता है, पर अभी तक इचिगो को इस बारे में पता ही नहीं था। कि तभी उराहारा आकर उस पर हमला करता है। इचिगो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उराहारा आराम से उसकी स्वॉर्ड को काट देता है और अपने अगले हमले से उसके स्वॉर्ड के हैंडल को भी तोड़ देता है। ये सब देखकर इचिगो डर जाता है, पर उराहारा अभी भी नहीं रुकता, वो उसके ऊपर हमला करना जारी रखता है। तो इस सब से डरकर इचिगो भागने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जरा सा भी लेट हो गया तो उराहारा उसे मार देगा। पर तभी इचिगो को अपनी जान पाख्तो की आवाज सुनाई देती है। वो दिखता है कि वही बुड्ढा उसके सामने आ गया था। वो उससे कहता है, तुम डर कर भाग क्यों रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो इचिगो को अपना नाम बताता है और इस बार इचिगो भी उसके नाम को सुन पाता है। अब इचिगो अपनी स्वॉर्ड का नाम लेता है और वहाँ बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और चारों तरफ इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर फैल जाता है। जब वहाँ से धूल हटती है तो हम दिखते हैं कि अब उसकी स्वॉर्ड पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो सोल रीपर फॉर्म में भी आ गया था। ये देखकर उराहारा कहता है, अब तुम्हारी स्वॉर्ड वापस आ चुकी है तो हम डिफिकल्टी को और बढ़ाते हैं। मेरे पास इन सब चीजों का समय नहीं है। और वो हमला कर कर उसकी टोपी को उड़ा देता है। ये देखकर उराहारा भी शॉक हो गया था कि इचिगो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया और अब उसका स्टेज 3 भी कंप्लीट हो गया है। वहीं ये सारी चीजों से थक कर इचिगो वहीं सो जाता है। और अब जब रात को इचिगो खिड़की से बाहर देख रहा था तभी एक अजीब सी चीज उड़ती हुई आती है जो देखकर इचिगो डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारा खून है। पर ये एक मैसेज है जो कि उराहारा ने भेजा था। वो उसे जल्दी से उराहारा शॉप में बुलाता है क्योंकि उसे उससे कुछ काम है। इचिगो जब घर से बाहर जाता है पर तभी उसके फादर ऊपर से नीचे गिरते हैं और वो उसे एक लकी ईमेल देते हुए कहते हैं कि वो चाहे जहाँ भी जा रहा हो उसे अपने साथ इसे भी ले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मोम ने उन्हें दिया था। इचिगो उस लॉकेट को लेकर वहाँ से चला जाता है और सीधा उराहारा शॉप पर पहुँचता है, जहाँ जाकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ ओरिहिमे और चैट और इसीडा पहले से ही मौजूद थे। ओरिहिमे उसे बताती है कि वो भी रुकिया को बचाने के लिए उसके साथ जाएंगे, पर इचिगो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। पर योरुइची उसे बताती है कि अपने दोस्तों को कमजोर मत समझो, वो भी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं टेसा योरिहिमे को देखकर रोने लगता है क्योंकि उसने 100 सालों में इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी थी। जिसके बाद उराहारा इचिगो को उसकी बॉडी से निकाल देता है और वो उन्हें बताता है कि सोल सोसाइटी में बस सोल्स ही जा सकती हैं, तो उसे उन सभी को सोल फॉर्म में भेजना होगा। जिसके बाद वो वहाँ एक बड़ा सा पोर्टल बना देता है। इस गेट के बाहर सोल सोसाइटी है जहाँ तुम रुकिया को
को बचाने जाओगे, पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच के टनल को सिर्फ 4 मिनट में क्लियर करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए वॉइड के बीच में फंसे रह जाओगे। उराहारा टेसाई के साथ मिलकर उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और अब ये लोग योरोइची के साथ सोल सोसाइटी में जाने के लिए तैयार थे, जहाँ ये रुकिया को बचाएंगे। और यहीं इसका पार्ट 1 खत्म होता है। इसके बाद वो सभी सोल सोसाइटी की तरफ भागने लगते हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तो उन्हें इसे 4 मिनट से पहले ही पार करना होगा। तभी इशिदा घबरा जाता है क्योंकि उनकी ओर एक अजीब सी चीज आ रही थी। योरोइची बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तभी ओराही में एक सील्ड बनाती है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और चैड को छोड़कर सभी की लैंडिंग बेकार होती है। ओराही में अपनी पावर को यूज कर बहुत ही खुश थी, पर योरोइची उसे चौंक देती है। बेटा ज्यादा उछलो मत, फालतू में ही अपनी पावर को यूज मत करो। वो तो सही है, वो सील्ड अच्छे से काम की, अगर नहीं करती तो हम सबको चौक मिल जाता। फिर योरोइची उन्हें बताती है कि अभी वो सभी सोल सोसाइटी के रोकॉन डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा एरिया है और सारी सोल पास ऑन होकर यहाँ आकर सेटल हो जाती हैं। यहाँ पर तो काफी सारे लोग होने चाहिए थे, पर यहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी इचिगो एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है और उसकी ओर भागने लगता है। योरोइची उसे रोकने लगती है कि अगर वो वहाँ गया तो मारा जाएगा। तभी उसके सामने एक दरवाजा बंद हो जाता है और वो एरिया पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। उसके सामने गेट कीपर आता है जिसका नाम जिटाम्बो है। वो इचिगो की साइड में हमला करता है और कहता है कि वो दोनों फाइट करेंगे। योरोइची उन्हें बताती है कि जिटाम्बो 300 सालों से उस गेट की रक्षा कर रहा है और आज तक कोई भी उसे हराकर उस गेट के पार नहीं जा पाया। इशिदा कहता है तो हम साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे, पर चैड और ओराही में बिना प्लान बनाकर उसकी ओर भागने लगते हैं। पर जिटाम्बो उन्हें रोकता है और कहता है कि अभी उसकी फाइट इचिगो से हो रही है, तो कोई भी बीच में नहीं आ सकता, वो उसे हरा कर उन्हें पेलेगा। पर इसके बावजूद भी वो इचिगो को बचाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। पर इचिगो कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अकेला ही इस सांड को हरा देगा। ये सुनकर जिटाम्बो उस पर अटैक करता है, पर इचिगो ने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि इचिगो वो तीसरा बंदा है जिसने उसके पहले अटैक को ब्लॉक कर दिया, पर अगला जो हमला मैं करूंगा उसे तू झेल नहीं पाएगा। जिसके बाद वो लगातार इचिगो पर हमला करने लगता है। वो इतने ज्यादा हमला करता है कि उसे पता नहीं कि उसने कितने हमले किए। क्या? वो अपने आखिरी हमले से गेट को तोड़ देता है, जिस वजह से पत्थर हर जगह गिरने लगते हैं। पर जिटाम्बो दिखता है कि इचिगो ने उसके इस हमले को भी ब्लॉक कर दिया था और वो इतने हमले करने के बाद भी इचिगो को अपनी जगह से नहीं हिला पाया। तो जिटाम्बो अपनी एक और एक्स निकाल कर इचिगो पर हमला करता है, पर इचिगो अपने एक ही हमले से उसके दोनों वेपन्स को तोड़ देता है। जिटाम्बो कहता है कि अरे गलती से मेरा पैर फिसल गया, अब देखना कैसे मैं अपनी दोनों एक्स से तुम्हें चौंक दूंगा। पर जैसे ही वो अपनी टूटी हुई एक्स को देखता है, इचिगो के सामने बच्चों की तरह रोने लगता है। इचिगो ये देखकर कहता है कि अरे पहले बताना चाहिए था ना, मुझे क्या पता ये एक्स से तुम इतना प्यार करते हो। जिटाम्बो कहता है कि अरे तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर हमला किया और क्योंकि तुम मुझे हरा कर जीत चुके हो तो मैं ये दरवाजा खोल देता हूँ। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गेट को उठा देता है, पर जब वो अपने सामने देखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है, क्योंकि सामने स्क्वाड नंबर 3 का कैप्टन जिन था और वो जिटाम्बो के हाथों को इंजर्ड कर देता है और कहता है तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ के गेट कीपर हो, पर तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हारने के बाद किसी को अंदर आने दो। तुमने दरवाजा खोलकर बहुत बड़ा क्राइम किया है और इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी इचिगो उसके अटैक को रोक देता है, जो देखकर योरोइची शॉक हो जाती है कि वो एक कैप्टन है, उसे उससे लड़ना नहीं चाहिए। इचिगो की अभी इतनी औकात नहीं है कि वो एक कैप्टन से लड़े। जिन इचिगो को पहचान जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है सिकाई, जिससे उसकी तलवार इतनी बड़ी हो जाती है कि उस अटैक से इचिगो और जिटाम्बो गेट के बाहर चले जाते हैं और गेट बंद होने से पहले जिन उन्हें बाय बाय बोलता है। जिसके बाद वहाँ सभी गाँव वाले बाहर आ जाते हैं, जो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो यहाँ कोई नहीं था। तो योरोइची उन्हें समझाती है कि वो सभी लोग पहले उनसे डरे हुए थे। तभी एक बुड्ढा आकर उनसे कहता है कि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। उन्हें पता चल गया है कि वो सच में अच्छे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जिटाम्बो की जान बचाई। जिसके बाद ओराही में अपनी पावर का यूज करके जिटाम्बो को हील करने लगती है। तभी एक बच्चा इचिगो और चैड को पहचान जाता है और ये वही बच्चा था जो कि उस पैरेट में था। चैड भी उस बच्चे को पहचान जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में सैर पर जाते हैं। चैड को पता चलता है कि सिबाटा को अभी तक उसकी मॉम नहीं मिली, पर गांव की एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, जो कि उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। चैड उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी मॉमी मिल जाएंगी। शाम को सिबाटा उससे पूछता है कि आप सोल वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, क्या आप भी मर गए? नहीं, मैं तो यहाँ अपने क्लासमेट को बचाने आया हूँ और अपने बेस्ट फ्रेंड इचिगो की मदद करने आया हूँ। चैड इचिगो से कहता है कि आगे उनकी लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है, पर वो उसके साथ है, कोई भी उस पर पीछे
नीचे से हमला नहीं करेगा। ये सुनकर इचिगो कंफ्यूज हो जाता है और चैड उसे थंब दिखाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उन सभी की मीटिंग चल रही थी, जहाँ योरोइची बताती है कि अब वो डायरेक्टली डोर से अंदर नहीं जा सकते, वहाँ से अंदर जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, हमें अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। योरोइची बुड्ढे से पूछती है कि कुकाकू शिबा का घर किधर है। बुड्ढा ये सुनकर डर जाता है। वो कुछ कहता कि तभी दरवाजा तोड़कर वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम गांजू है, जो कि अपनी मोटरसाइकिल बोनी पर वहाँ आया था, जो कि एक सुअर है। और इचिगो को देखकर गांजू गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सोल रीपर से नफरत करता है, पर उसकी इस चूतिया गिरी से इचिगो को गुस्सा आ जाता है और वो मुक्का मार कर उसे बाहर फेंकता है। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन्हें रोकने के लिए सारी पलटन बाहर आने लगती है। तभी वो बाकी के सुअर राइडर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कहते हैं ग्रेट गांजू अपनी फाइट कर रहे हैं, कोई भी उनकी फाइट में नहीं जाएगा। उन दोनों की फाइट बराबर चल रही थी कि तभी गांजू उसकी स्वॉर्ड के पास एक सर्कल बनाता है, जिससे इचिगो की स्वॉर्ड उसके अंदर जाने लगती है। तो इचिगो उसे एक मुक्का मारता है, जिसके बाद उन दोनों में वापस से घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो गांजू को गुस्सा आ जाता है, पर तभी वो दिखता है कि 9 बज गए हैं। तो वो लोग सब छोड़ छाड़ कर अपनी देसी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो जाने से पहले इचिगो से कहता है कि मुझे कल यहीं मिलना, मैं हारा नहीं हूँ, तुमसे कल आके लड़ूंगा, भूलना मत मुझे। पर ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और बाकी के सस्ते राइडर्स भी वहाँ से भागने लगते हैं। फिर अगले दिन ओराही में जिटाम्बो को चेक करती है और उसे बताती है कि अब उसकी सारी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं, बस अब उसे आराम की जरूरत है। जिसके बाद वो लोग कुकाकू शिबा के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर वो है कौन। ओराहिमे के हिसाब से तो वो एक बिल्ली है, क्योंकि योरोइची उसे जानती है। क्या? उनके जाने का समय हो जाता है, पर इचिगो वहाँ से जाना नहीं चाहता। वो अभी भी गांजू का इंतजार कर रहा था कि कब वो यहाँ आए और वो उसे चौको दे, लेकिन योरोइची के सामने उसकी ये मस्ती नहीं चलेगी। वो उसके मुंह पर एक पंजा मारती है। दूसरी तरफ रुकिया से जेल में मिलने रेंजी आता है और वो उसे बताता है कि उसकी एग्जीक्यूशन डेट फाइनल हो चुकी है, 14 दिनों बाद उसे मार दिया जाएगा और तब तक के लिए उसे रिपेंट सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। इचिगो का पूरा ग्रुप कुकाकू के घर के बाहर पहुँच जाता है, जो कि बड़ी अजीब सी जगह थी। इचिगो और इशिडा तो उसके अंदर जाना भी नहीं चाहते, पर योरोइची की बात मानकर वो आगे बढ़ते हैं। पर तभी 2 बलवान पहलवान आकर उनका रास्ता रोकते हैं, पर जब उनकी नजर योरोइची पर पड़ती है तो वो बड़ी इज्जत के साथ उन्हें आगे ले जाने लगते हैं। जिसके बाद हम कुकाकू शिबा से मिलते हैं, जो कि साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और उसके इन संस्कारी कपड़ों को देखकर इचिगो शर्माने लगता है। इधर रुकिया को दूसरे सेल में ले जाया जा रहा था। ये सेल ऐसी जगह पर है जहाँ से रुकिया को एक हिल टॉप दिखता है, जहाँ पर उसे मारा जाएगा। जब सारे सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं तो रेंजी रुकिया को बताता है कि इचिगो और उसके सारे दोस्त यहाँ सोल सोसाइटी में आ चुके हैं। जो सुनकर उसे खुशी तो होती है, पर उसे दुख भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो लोग सोल रीपर से फाइट नहीं कर सकते। वहीं कुकाकू उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, पर वो उनके साथ अपना एक बंदा भी भेजना चाहती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई गांजू है। जो देखकर वो सभी शौक हो जाते हैं कि ये तो वही गंजेड़ी है ना। और गांजू और इचिगो की तो लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वो इचिगो की एक ऐसी जगह पर मारता है जहाँ भाई मारना नहीं चाहिए, तुझे पता है वहाँ कितना दर्द होता है। अभी तो भाई इचिगो को रहीमे के साथ भी पलंग तोड़ना है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से घर टूटने लगता है, जिस वजह से कुकाकू की सिगरेट गिर जाती है। तो वो गुस्से में आकर उन दोनों को ऐसा चौकू देती है कि उनके साथ भी ये घर भी तबाह हो जाता है। और इचिगो के दोस्त तो ये देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें एक जगह पर ले जाती है। हमें पता चलता है कि वो रोकोन की सबसे बेस्ट फायरवर्क आर्टिस्ट है और वो उन सभी को साइलेंट में इस तोप के जरिए भेजने वाली है, यानी कि वो आसमान के रास्ते से जाएंगे। पर ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं। और दूसरी तरफ रेंजी से मिलने स्क्वाड 5 का कैप्टन आइजन सोच के आता है। वो उसे पूछता है कि वो रुकिया के बारे में क्या सोचता है, पर रेंजी कोई भी जवाब नहीं देता। आइजन कहता है कि रुकिया ने क्राइम तो किया है, पर वो क्राइम इतना भी बड़ा नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आइजन को लगता है कि सोल रीपर्स के बीच कोई ना कोई गद्दार है, जो कि इन सभी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। इधर कुकाकू ने बताती है कि इन्वेंशन से पहले उन्हें एक टेक्निक को सीखना होगा, वरना वो साइलेंट में एंटर नहीं कर पाएंगे। तभी उसके बंदे एक लीवर को घुमाने लगते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा फ्लोर ऊपर आ जाता है। कुकाकू ने बताती है कि उसका फायरवर्क प्लेटफॉर्म है, जहाँ से ये उन सभी को शूट करेगी। तभी वहाँ गांजू आता है और उन सभी को एक टेक्निक दिखाता है, जिससे वो खुद को
कवर कर लेता है। कोकाकू उनसे कहती है कि उन्हें इस टेक्निक को सीखना होगा वरना कैनन उनकी फाड़ देगा। जिसके बाद वो ये बॉल इचिगो को देती है और उसे यूज करने को कहती है, पर उससे कुछ होता ही नहीं है। तो गांजू उसे सिखाने जाता है, पर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो कोकाकू फिर से इन्हें चाकू देकर शांत करती है। जिसके बाद गांजू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस बॉल में डालकर एक कवर टाइप कुछ बनाता है, जिसको हम बैरियर भी कह सकते हैं। कोकाकू ने समझाती है कि सेरेंट के चारों तरफ इसी तरह का बैरियर है जिसके अंदर बिना परमिशन के नहीं जा सकते, पर ये बैरियर उसे तोड़ सकता है, जिस दौरान तुम्हें इस बैरियर को मेंटेन करना होगा। कोकाकू अपने चेलों से कहती है कि वो उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाएं। उनके जाने के बाद गांजू उससे पूछता है कि वो भला उनकी मदद क्यों कर रही है, क्योंकि सारे सोल रीपर्स बुरे इंसान होते हैं। हमें पता चलता है कि कोकाकू का एक बड़ा भाई था और वो भी एक सोल रीपर था, पर उसे एक दूसरे सोल रीपर ने ही मार दिया था, जिस वजह से कोकाकू और गांजू दोनों ही सोल रीपर से नफरत करते हैं। इसके बाद हम काफी सारे लेफ्टिनेंट को दिखते हैं जो कि स्क्वाड के कैप्टन के राइट मैन होते हैं, और इन सभी को यहाँ एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। दूसरी तरफ वो लोग उस टेक्निक की प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं, और चैड और राहिमे ने तो उसे आसानी से सीख भी लिया था। इशिडा को तो ये अजीब लग रहा था, पर इचिगो की हालत यहाँ सबसे खराब है क्योंकि वो अभी तक बैरियर नहीं बना पाया। ये देखकर वो दोनों चेले भड़क जाते हैं क्योंकि इचिगो को अपना स्पिरिचुअल प्रेशर कंट्रोल करना भी नहीं आता। तभी सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं, पर इचिगो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो उस बैरियर को बनाने की कोशिश करता ही जाता है। गांजू के पूछने पर इचिगो से बताता है कि रुकिया ने उसकी फैमिली की जान बचाई, पर इसी वजह से उसकी जान अब खतरे में है, तो अब वो उसका एहसान चुकाना चाहता है। ये सुनकर गांजू भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उस टेक्निक को इचिगो को एक अलग तरीके से सिखाने लगता है। जिसके बाद गांजू के सिखाए हुए तरीके से इचिगो उस टेक्निक को यूज करता है, और बाकी सोल रिपर्स के मुकाबले इचिगो के पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर है, जिसकी वजह से उसका बैरियर बहुत ज्यादा बड़ा बनता है और एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है, जिस वजह से वहाँ बाकी के लोग भी आ जाते हैं। कोकाकू गुस्से में आकर इचिगो से कंसंट्रेट करने को कहती है, और जब इचिगो फोकस करता है तो वो बैरियर को नॉर्मल साइज में बना देता है, पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिस वजह से उस बॉल में क्रैक आने की वजह से वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। तो गुस्से में आकर कोकाकू इचिगो को चाकू देती है, और उसके भाई गांजू ने भी लापरवाही की तो वो उसे भी चाकू देती है। दूसरी तरफ हेड कैप्टन के सामने सभी स्क्वाड के कैप्टन खड़े होते हैं, और ये सभी जिन को सजा देने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने इचिगो और उसके साथियों को जिंदा छोड़ दिया, उन्हें मारा नहीं, जबकि वो उन्हें आसानी से मार सकता था। कैप्टन यामामोटो उसकी सजा सुनाने वाले थे कि तभी वहाँ एक अलार्म बजने लगता है। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन दिखते हैं जहाँ योरुइची उनसे कह रही थी कि उनके जाने का समय हो चुका है। तभी वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है क्योंकि नींद में इचिगो ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया था। जिसके बाद वो सभी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ गांजू पहुँचता है और उन्हें बताता है कि उसका भाई एक सोल रीपर था, पर उसके ही टीम मेंबर ने उसे धोखे से मार दिया। वो बताता है कि उसका भाई बहुत टैलेंटेड था और कम उम्र में ही एक लेफ्टिनेंट बन गया, पर उसके ही टीममेट ने उसे मार दिया। मुझे अभी भी याद है वो उसकी बॉडी लेकर आई थी, मेरे भाई ने उसे थैंक यू भी कहा था। तब से ये बात मेरे दिमाग में खटक रही है कि जिसने उसे मारा वो उसे थैंक यू क्यों बोलना चाहता है, जाकर अपने भाई की सच्चाई पता करना चाहता है। इचिगो कंफ्यूज है कि अगर योरुइची उनके साथ जाएगी तो वो बैरियर तो बना ही नहीं सकती, पर योरुइची ऑरा फार्मिंग करके एक बैरियर को बना देती है, जिससे इचिगो का ऑरा माइनस हो जाता है। जिसके बाद वो उस कैनन में चले जाते हैं और कोकाकू से चालू करने के लिए एक स्पेल कास्ट कर वहाँ एक मुक्का मारती है, और अंदर उन सभी ने अपना बैरियर बना लिया था, और सभी बड़ी तेजी से कैनन से बाहर निकलते हैं। गांजू उस बॉल को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेल को पढ़ने लगता है, और इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो वो सभी मिलकर उसे अपनी एनर्जी को कम करने को कहते हैं, पर उनकी बकबक की वजह से गांजू का दिमाग भटक जाता है और इचिगो और उसके बीच वापस से झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही करते करते वो सेरेंट के बैरियर पर पहुंच जाते हैं, और इसी वक्त वहाँ पर अलार्म बजता है, जो सुनकर केनपाची सबको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। और केनपाची की लेफ्टिनेंट एक बच्ची है जिसका नाम याचिरो है, जो कि अक्सर उसके कंधे पर ही बैठती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। केनपाची बताता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ आए हैं और वो उनसे ही लड़ने जा रहा है। इधर यामामोटो सभी से कहता है कि वो सभी पहले इंट्रूडर्स को दिखाने लगाएं और इसके बाद ही वो गिन को सजा सुनाएंगे। जिसके बाद सभी कैप्टन वहाँ से जाने लगते हैं। आइजन जाते हुए गिन से कहता है, अलार्म की टाइमिंग बहुत ही अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे तुम हो। और ये सारी चीजें कैप्टन सुन लेता है, जिसका नाम तुशीरो है। इधर उनकी बॉल उस बैरियर से टकरा जाती है, पर अंदर जाते ही उनका बैरियर टूट जाता है, जिस वजह से वो सारे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में गिरने लगते हैं। और केनपाची उन्हें दूर से देखकर सोच रहा था कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है जिससे वो लड़ने जाए। इधर रुकिया को दूर से ये रोशनी दिखाई देती है। ये सारे ही लोग अलग अलग जगह पर गिर चुके थे। चैड अपने आप को एक पेड़ पर छुपा लेता है, और इधर ओराहिमे अपनी शील्ड का यूज करके इशिडा के साथ सेफली लैंड हो जाती है। पर
गांजू और इचिगो बहुत तेजी से जमीन पर गिरने वाले थे, पर गांजू अपनी एक टेक्निक का यूज करके नीचे की जमीन को सैंड में बदल देता है, जिससे उन्हें चोट नहीं आती। लेकिन तभी यहाँ दो सोल रीपर्स आ जाते हैं, जिनमें से जो टकला बंदा है उसका नाम इकाकू है और जो मीठे जैसा बंदा है उसका नाम चीका। तभी इकाकू थोड़ी बकचोदी स्टार्ट करता है तो इचिगो कहता है, भाई क्या हो गया तुझे, पागल हो गया क्या? गांजू को पता है कि इकाकू और चीका के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, तो वो खुद इचिगो को यहाँ से भागने को कहता है, पर चीका गांजू के पीछे चला जाता है। और इधर इकाकू इचिगो से पूछता है, तुम क्यों नहीं भागे? इचिगो कहता है, देख बेटे, मैं चाहता हूँ मैं तुझे पेल के यहाँ से निकलूं, तो आजा। पर तभी इकाकू अचानक से इचिगो के ऊपर हमला कर देता है, पर इचिगो ने उसे डॉज कर लिया था। और इधर गांजू चीका से बचकर भाग रहा था, पर भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। चीका उसके पीछे आकर कहता है, बच्चे अब कहाँ भागेगा, ये खड्डा एक एग्जीक्यूशन शायद है जहाँ पहले क्रिमिनल्स को चौंक दिया जाता था, जो भी इसके अंदर जाता है वो कभी नहीं बचता। इधर इचिगो और इकाकू की लड़ाई चल रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों को इंजर्ड कर देते हैं, पर इकाकू के पास एक दवाई थी जिसका यूज करके वो अपने खून को रोक लेता है। इचिगो से कहता है, साले चीटिंग क्यों कर रहा है, एक बाप की औलाद है तो बिना चीटिंग के लड़। तभी उन दोनों की वापस से लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिस बीच इकाकू इचिगो से पूछता है, तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम्हारा मास्टर कौन है? इचिगो बताता है कि उसका मास्टर किसुके उराहारा है, जिसके साथ उसने बस 10 दिन ट्रेनिंग की है। और उराहारा का नाम सुन के इकाकू बावला हो जाता है, क्योंकि उराहारा सोल सोसाइटी का पहले एक कैप्टन था और उसने 100 साल पहले यहाँ एक क्राइम कर दिया था, जिस वजह से उसकी गैंग पे लात मारकर उसे सोल सोसाइटी से निकाल दिया। उराहारा का नाम सुनकर इकाकू समझ गया था कि उसे इस फाइट को सीरियस लेना पड़ेगा, वरना इचिगो उसे चौक भी दे सकता है। और वो अपनी स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म को रिलीज कर देता है और उससे इचिगो पर हमला करता है, पर इचिगो भी उसके हमलों को ब्लॉक कर रहा था। पर इकाकू अपने वेपन की मदद से इचिगो को वापस से घायल कर देता है। इधर गांजू ने अपना वही बैरियर बना लिया था, पर इचिगो उसे काट देता है, पर उसे नहीं पता था ये बैरियर ब्लास्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर गांजू वहाँ से भागने लगता है। और यूरोइची ऊपर से ये सारा नजारा देख रही थी कि पूरी सोल सोसाइटी में भागदौड़ मच चुकी है, सबकी गैंग फट के हाथ में आ चुकी है। इधर हनातारो रुकिया के लिए सेल में खाना लेकर आता है, पर वो दिखता है कि रुकिया वहाँ नहीं थी, तो एक लड़की उसे बताती है कि उसे डिटेंशन रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ वो अपने एग्जीक्यूशन तक रहेगी। इधर इचिगो और इकाकू की फाइट अभी भी चल रही थी। इकाकू इचिगो पर भारी तो पड़ रहा था, लेकिन वो देखता है कि इचिगो की वजह से उसका वेपन टूटने पे आ गया है। इकाकू समझ गया था कि इचिगो उसकी जगह उसके वेपन को टारगेट कर रहा है। इधर केनपाची और याचिरो को रास्ता ही नहीं मालूम, वो बार बार रास्ता भूल कर खो जाते हैं। इधर इसीडा और ओराहिमे सोल रीपर से बच के जा रहे थे, तभी ओराहिमे उनके सामने जाकर भागने लगती है, तो सारे सोल रीपर उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसीडा उससे पूछता है, तुम करना क्या चाहती हो? ओराहिमे बताती है कि वो उनसे अच्छे से बात करके उनके साथ घुल मिलना चाहती है। इसीडा कहता है, अरे पागल लड़की। वो सारे ही सोल रीपर उनके पीछे पड़ जाते हैं और दूर से ये सारी चीजें चैट देख लेता है और उनके पास जाने लगता है। इधर गांजू भी चीका से बच के भाग रहा था, जब एकदम से चीका उसके सामने आता है तो वो वहाँ एक स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे दोनों को ही कुछ नहीं दिखता, जिस वजह से वो एक बड़े से पिट में गिर जाते हैं, जहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा था, जिसकी खुशबू की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। इधर इचिगो इकाकू पर भारी पड़ने लगा था और थोड़ी ही देर बाद वो उसके वेपन को भी तोड़ देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, जिस वजह से इकाकू पागलों की तरह हंसने लगता है। अब मजा आएगा ना। इचिगो उसे समझाता है कि उसे रुक जाना चाहिए, वरना टकले मर जाएगा तू, पर इकाकू उसकी नहीं सुनता और डायरेक्ट उस पर हमला कर देता है। तो गुस्से में आकर इचिगो उसके वेपन को वापस से तोड़ देता है और उराहारा की तरह ही उसे चौक दे देता है। लड़ाई के थोड़ी देर बाद इकाकू होश में आता है। इकाकू ये देखकर शौक था कि वो अभी भी जिंदा है। इचिगो से बताता है कि जो खून रोकने वाली दवाई तुम्हारे पास थी, मैंने उसे हम दोनों के जख्मों पर लगा दिया था, तो तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। पर ये सुनकर इकाकू दुखी हो जाता है, क्योंकि वो लड़ाई में बचना नहीं मरना चाहता था। एक तो उसके दुश्मन ने उसे हरा दिया और उसे बाद में बचाया भी, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी। तभी इचिगो इकाकू से रुकिया की लोकेशन पूछता है। इकाकू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो क्रिमिनल की लोकेशन क्यों चाहता है। इचिगो जब वहाँ से जा रहा था तो इकाकू से पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। इचिगो बताता है कि मैं ही सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, बाकी डबल बैटरी तो किसी काम का नहीं। तो इकाकू से कहता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो कैप्टन केनपाची तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, तुम्हें उनसे बच के रहना होगा, वरना वो तुम्हें चौक भी दे सकते हैं, क्योंकि कैप्टन साराकी केनपाची की एक आदत है कि वो बस स्ट्रॉन्ग लोगों से ही लड़ना चाहते हैं। तो इचिगो को उनसे बच के रहना चाहिए। जिसके बाद इचिगो गांजू को ढूंढने लगता है, पर तभी कुछ सोल रीपर्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर गांजू एक और खड्डे के पास आ गया था, वो भाग नहीं सकता था और तभी यामुची अचानक से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका हाथ कट गया था। पर तभी उन्हें इचिगो की आवाज सुनाई देती है, तो गांजू कहता है इचिगो यहाँ है, तो इसका मतलब उसने उस टकले को हरा दिया होगा। ये सुनकर यामुची शॉक हो जाता है कि क्या इकाकू हार गया। पर तभी गांजू उसके मुंह पर बॉम्ब फोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बॉम्ब फूटने की वजह से यामुची के चेहरे पर एक स्क्रैच आ गया था, जिस वजह
वजह से वो गुस्से में आकर गांजू को धोने लगता है, क्योंकि उसने उसकी बेकार शकल को और बेकार कर दिया था। पर गांजू भी हार नहीं मानता और इन दोनों की बकचोदी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस बार तो गांजू अपने बहुत सारे फायर क्रैकर से उसके सुंदर चेहरे की तो ऐसी की तैसी कर देता है और उन सारे फायर क्रैकर को दूर से इचिगो और केनपाची देख लेते हैं। पर रास्ता भूलने की वजह से केनपाची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो वॉल को ही तोड़ते हुए जाएगा। दूसरी तरफ इशिडा और ओराहिमे उन सोल रिपर से बाल बाल बच गए थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढेंगे। पर तभी ओराहिमे पर एक बड़ा सा बंदा अटैक कर देता है, पर किसी तरह से इशिडा ने उसे बचा लिया था। ओराहिमे भी कंफ्यूज थी कि इशिडा इतनी तेजी से कैसे मूव कर पा रहा है। पर तभी जिराम्बो उन पर वापस से हमला करता है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं और ओराहिमे अपनी हेयर पिन से सुपाकी को बाहर निकालती है। वो जिरोबो के ऊपर हमला तो करने जाता है, पर उल्टा उसे ही चाकू मिल जाता है। वो ओराहिमे से कहता है, मेरी औकात नहीं है इसके सामने, मुझे क्यों निकाला तुमने बाहर बहन। और तभी जिरोबो ओराहिमे के पास आ जाता है और उससे कहता है, अब तू कैसे बचेगी। पर तभी उसके ऊपर एक उड़ता हुआ एरो आता है जो हमला किया था डबल बैटरी इशिडा ने। दूसरी तरफ रुकिया बाहर देखती है कि हनातारो उसी की तरफ आ रहा था। वो कहता है, मैं पहले मिस रुकिया का ख्याल रखता था, क्या पता अभी भी उन्हें मेरी जरूरत हो। वो कहते हैं, मरना चाहता है क्या, निकल यहाँ से चूजे। और इधर इचिगो को बहुत सारे सोल रिपर्स ने घेर लिया था, पर इचिगो भी बदमाश है, वो उन्हें चाकू देते हुए वहाँ से निकलने लगता है। और इधर ओराहिमे को पता चल गया था कि इशिडा एक क्विंसी है, उसके पास में पहले वो बो नहीं था, इसका मतलब वो बहुत समय से अपने आप को ट्रेन कर रहा था। जिरोबो कहता है, वाह, एक क्विंसी के साथ मुझे लड़ने का मौका मिल रहा है, आओ मैं तुम्हें अपनी सांपाक्तो की शिकाई फॉर्म दिखाता हूँ। उसकी सांपाक्तो की शिकाई फॉर्म उसकी स्वॉर्ड को छोटे छोटे ब्लेड में बांट देती है। वो कहता है, अब देखना मैं तुम्हें इससे कैसे पेलूंगा। पर अगले ही पल इशिडा उसके सारे ब्लेड्स को तोड़ देता है। तो जिरोम्बो अपनी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, पर इशिडा उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़कर उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। और इसके बाद हम मायूरी को देखते हैं, जो कि 12th डिवीजन का कैप्टन है, जो बाकी के सोल रिपर से कहता है, तुम्हें उन सबको जिंदा ढूंढना है और मेरे पास लेकर आना है और रिसर्च में बहुत काम आने वाले हैं। तभी नीमो के पास एक ब्लैक बटरफ्लाई आती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि काकू को किसी ने चाकू दे दिया, जिससे मायूरी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसका मतलब ये टेररिस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, अब तो मुझे इन्हें ढूंढना ही होगा। इसके बाद हम इचिगो की ग्रुप के बाकी के लोगों को देखते हैं और इधर जिरोबो की फटी पड़ी हुई थी। इशिडा उसके पैरों पर एरो मारकर कहता है, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। जिरोबो कहता है, नहीं, मैं क्विंसी से नहीं हार सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो डायरेक्ट ओराहिमे को टारगेट करता है, पर इशिडा को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। वो सामने आकर उसे अपने एरो से उड़ा देता है। इशिडा ने उसे मारा नहीं है, बस उसकी सोल को डैमेज कर दिया है, जिससे वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कुछ समय बाद वो सोल रिपर भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हम गांजो और इचिगो को देखते हैं, जो कि सोल रिपर से बचकर भाग रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें हनातारो मिलता है। वो उसे किडनैप कर बाकी के सोल रिपर को धमकी देते हैं, अब है साले, तुम लोग आगे आए तो इस चूजे की चूजी काट देंगे, अगर इसका चूजा बचाना चाहते हो तो यहाँ से पीछे हट जाओ। सोल रिपर कहते हैं, ये बंदा तो बस एक आंटू झांटू है, ये स्क्वाड 4 का मेंबर है, वहाँ कोई भी फाइटर नहीं होता, सारे हीलर्स हैं, तो अगर ये मर भी जाए तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इचिगो और गांजू हनातारो से कहते हैं, बहन चोद, तेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ क्या, और वो दोनों वहाँ से फिर से भागने लगते हैं। इधर हम चैड को देखते हैं, जो कि बाकी के सोल रिपर को पेल कर अपनी एनर्जी को जमा कर रहा था और चैड के डोले शोले देखकर उन सबकी फटकर 4 हो जाती है। इधर काकू के पास मायूरी आता है, जो उससे क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, पर टकला उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से मायूरी को गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ आ जाता है जानवर केनपाची। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे स्क्वाड के मेंबर को हाथ लगाओ। मायूरी कहता है, साला टकला आज बच गया, वरना मेरे हाथों से पीला जाता। उसके जाते ही एकाकू केनपाची को सारी चीजें बता देता है। केनपाची उससे पूछता है, क्या वो ताकतवर है। एकाकू कहता है, हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे लगता है शायद उसकी पावर्स बढ़ रही हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि जब आप उससे मिलोगे तो वो अब से और ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। और वो केनपाची को ये भी बता देता है कि इचिगो कैसा दिखता है। दूसरी तरफ हनातारो उन दोनों को अपना नाम बताता है और जब हनातारो को पता चलता है कि इचिगो और उसकी टीम रुकिया को बचाना चाहती है, तो वो सब मिलकर रुकिया को बचाने का प्लान बनाते हैं और हनातारो उन्हें रुकिया तक ले जाएगा। और इधर केनपाची इचिगो से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वो अपना हथियार इचिगो में घुसाना चाहता था। इधर हनातारो उन्हें रुकिया के पास गटर के रास्ते से ले जा रहा था, जो कि स्क्वाड 4 ने अपने लिए बनाया था, जिससे वो लोगों की नजरों से बचकर बैटलफील्ड में जा सकें और अपने साथियों को हील कर सकें। स्क्वाड 4 का काम होता है लोगों को हील करना। इसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जहाँ सारी स्क्वाड के लेफ्टिनेंट जमा थे। वहाँ बातें चल रही थी कि उन क्रिमिनल्स ने हमारे गोटे ठाटी स्क्वाड के गोटे जमा दिए हैं और रेंजी वहाँ से चला जाता है। इधर हनातारो उन दोनों को बता रहा था कि रुकिया और उसकी दोस्ती कैसे हुई थी। शुरू में तो रुकिया उसके ऊपर भड़क गई थी, पर आगे चलकर
जैसे जैसे उन्होंने बातें की तो उनकी दोस्ती हो गई। रुकिया हमेशा इंसानी दुनिया के बारे में बात करती थी और उनकी बातों में हमेशा एक इंसान का जिक्र होता ही था। एक दिन रुकिया ने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी सोल रीपर पावर्स एक इंसान को दे दी जिसका नाम इचिगो है और इसी वजह से उसकी जान खतरे में है। हनातारो की बात सुनने के बाद इचिगो और जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है और उसे अपने और रुकिया के फ्लैशबैक आने लगते हैं। इचिगो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए रुकिया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वो जब गटर से बाहर निकलते हैं तो रुकिया का प्रिजन उनके सामने था, लेकिन जब ये लोग आगे जाते हैं तो उनके सामने रेंजी आ जाता है। गांजू नोटिस करता है कि रेंजी का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है। हनातारो बताता है कि स्क्वाड 6 का लेफ्टिनेंट है रेंजी अबराई, जिसके बाद इचिगो और उसकी फाइट होती है और इधर साराकी को पता लगता है कि कहीं आसपास लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ इशिदा भी सेंस कर लेता है कि इचिगो की लड़ाई रेंजी के साथ चल रही है। इधर चैड भी इचिगो की मदद करने के लिए जा रहा होता है। इचिगो तुम कितने भी स्ट्रांग हो गए हो पर तुम रेंजी को नहीं हरा पाओगे। पर हनातारो नोटिस करता है कि इचिगो और रेंजी की फाइट बराबर की चल रही है, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। रेंजी इचिगो से कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे हराने के बाद भी 12 लेफ्टिनेंट्स बचेंगे और 13 कैप्टन भी है, जब तक तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे तो रुकिया को कैसे बचाओगे? इचिगो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने कितने भी लोग आएंगे मैं सबको चौको दे दूंगा। तभी रेंजी अपनी स्काई फॉर्म को निकालकर इचिगो पर हमला करता है, जिससे इचिगो सीधा एक बिल्डिंग से टकराता है। रेंजी कहता है बस पता चल गई तुम्हें अपनी औकात, चलो तो तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। जब किसी भी लेफ्टिनेंट को इंसानी दुनिया में भेजा जाता है तो उनकी पावर्स पर लिमिट लगा दी जाती है ताकि हम इंसानी दुनिया की माना खोद दें। मैं पिछली बार से अब 5 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। इचिगो उठकर कहता है ओह मैं भी तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने भी अभी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया। रेंजी वापस से इचिगो पर हमला करने लगता है, पर इस बार इचिगो उसके हमलों को डॉज करने लगता है, जिस वजह से आसपास की चीजों को भी डैमेज होने लगता है। और दूसरी तरफ दो लेफ्टिनेंट देखते हैं कि रेंजी अपने बैच को छोड़ के गया है, जो देखकर वो दोनों परेशान हो जाती हैं। इधर लड़ते लड़ते वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। फिर रेंजी वापस से इचिगो पर हमला करता है, पर इतना लड़ने के बाद इचिगो अब उसके पैटर्न को जान चुका था तो वो उसे बचकर उसके पास पहुंच जाता है, पर रेंजी उल्टा उसी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। और इस अटैक से इचिगो का काफी ज्यादा खून बह चुका था। इचिगो उराहारा के साथ अपनी ट्रेनिंग को याद करता है, जहां उराहारा लगातार इचिगो पर अटैक कर रहा था, जिससे इचिगो अपनी पावर्स को अनलॉक करे। और इतना पिटने के बाद इचिगो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में जब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। उनके आसपास की जमीन की गेंद फट चुकी थी। ये देखकर उराहारा स्माइल करता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करके इचिगो वापस से खड़ा हो जाता है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। जिसके बाद इचिगो जब रेंजी पर अटैक करने जाता है, रेंजी अपनी तलवार से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इचिगो एक ही अटैक में उसकी जानपाक्तों को तोड़ देता है और उसके बाद लात देकर रेंजी को भी तोड़ता है। इस अटैक से रेंजी का काफी ज्यादा खून बह रहा था और अपनी हार की वजह से रेंजी बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी उसे अपने सामने रुकिया का चेहरा दिखाई देता है तो इचिगो से भीख मांगता है कि प्लीज तुम रुकिया को बचा लो। और इसी बीच हमें रेंजी और रुकिया का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वो दोनों बचपन से ही अनाथ थे। वो दोनों बाकी अनाथ बच्चों की तरह एक झोपड़ी में रहा करते थे और खाने के लिए चोरी करते थे। और एक दिन उन दोनों को एक सोल रीपर मिलता है जो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और उन्हें खाना भी देता है। उसी दिन से वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो दोनों एक सोल रीपर बनेंगे। वो दोनों मिलकर कीडो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जिससे वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल कर पाए। कीडो टेक्निक यही होती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि रेंजी रुकिया को पसंद करता था, जिसके बाद उन दोनों ने सोल रीपर एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। रेंजी खुश होकर रुकिया को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने अपना सेकंड एग्जाम पास कर लिया था। पर तभी रेंजी को पता चलता है कि कुचिकी फैमिली, जो कि एक नोबल फैमिली है, वो रुकिया को एडॉप्ट करना चाहती है अपनी बेटी की तरह, और वो रुकिया को एक स्क्वाड में भी रखेंगे। रुकिया ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर रेंजी उससे कहता है नहीं, तुम्हें कुचिकी फैमिली के इस ऑफर को मान लेना चाहिए। वो एक बहुत ही बड़ी नोबल फैमिली है, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। रुकिया उससे कहती है तो तुम्हें ऐसा लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उसने कुचिकी फैमिली को ज्वाइन कर लिया था। रेंजी इचिगो से कहता है तुम्हारी वजह से रुकिया की ये हालत हुई है। मुझे लगा था कुचिकी फैमिली में जाकर वो खुश रहेगी, पर असल में ऐसा नहीं हुआ। देखो मैं अपने घर को छोड़कर तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इचिगो रुकिया को बचा लो। रेंजी का खून इतना ज्यादा बह गया था कि वो बेहोश हो जाता है। इचिगो कहता है हाँ मैं रुकिया को जरूर बचाऊंगा। और उसके बाद इचिगो और रेंजी बेहोश हो जाती है, जिस वजह से गांजू और हनातारो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो इचिगो को उठाकर वापस से उस टनल में ले आती है। और हनातारो एक हीलर है तो
इचिगो का इलाज करता है। इधर रेंजी को भी रेस्क्यू कर लिया गया है और उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और तभी यहाँ कैप्टन ब्याकुया आता है जो ऑर्डर देता है कि इसका ख्याल मत रखो। ये हमें वहाँ बिना बताए ही चला गया, इसने रूल्स को तोड़ा है, इसे जेल में डाल दो। लेकिन ये सुनकर लेफ्टिनेंट मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो ब्याकुया के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है। पर लेफ्टिनेंट कीरा मोमो को चुप कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि कैप्टन ब्याकुया बहुत ही खतरनाक है। अगर वो ज्यादा बोलेगी तो उसके ऊपर की टिकट कट जाएगी। ब्याकुया के जाते ही यहाँ तोशिरो आता है और हमें पता चलता है कि मोमो तोशिरो की छोटी बहन की तरह है जिसकी वो बहुत ज्यादा केयर करता है। तोशिरो मोमो को रिमाइंड कराता है कि हो ना हो सेरेंट में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बेहतर होगा कि तुम हर समय अलर्ट रहो। कैप्टन गिन से दूरी बनाकर रखना। मुझे लगता है उन्होंने क्रिमिनल्स को जानबूझकर जाने दिया था। और ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। इसके बाद कैप्टन की मीटिंग चालू हो जाती है जहाँ ओल्ड मैन कैप्टन यामामोटो की पनिशमेंट को कैंसिल कर देते हैं और सारे कैप्टन से कहता है कि जरूरत के समय वो अपनी फुल फॉर्म को यूज कर सकते हैं क्योंकि सेरेंट में वॉर टाइम चालू हो चुका है। तो ये सुनकर सारे कैप्टन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इधर टनल में इचिगो होश में आ चुका था और अपनी इंजर्ड हालत में भी वो रुकिया को बचाने का सोचता है, पर गांजो से एक पंच मार के रोकता है क्योंकि इचिगो अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था, तो अभी उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर हनातारो बहुत ज्यादा शॉक है क्योंकि इचिगो इतनी हैवी इंजरीज के बाद भी जिंदा बच गया जो कि इम्पॉसिबल था और इचिगो की जान बचाई थी होलो मास्क ने, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर रेंजी का भी ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था तो मोमो उसकी केयर करने लगती है। मोमो को रेंजी और कीरा के साथ अपने फ्लैशबैक भी आते हैं जहाँ ये तीनों साथ में ट्रेनिंग करते थे और मोमो को रियलाइज हो गया था कि कहीं ना कहीं रेंजी भी रुकिया को बचाना चाहता है। जिसके बाद मोमो आइजन के पास जाती है जो कि उसका कैप्टन है। मोमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो आइजन के बहुत ज्यादा क्लोज है, उन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। इधर हनातारो इचिगो को न्यूज देता है कि रेंजी को रेस्क्यू कर लिया था, वो अभी भी जिंदा है। और अब मॉर्निंग हो चुकी थी और मोमो उठकर देखती है कि आज उसे कैप्टन आइजन ने नहीं उठाया था और वो यहाँ है भी नहीं। वो सोचती है कि शायद वो मीटिंग में गए होंगे, पर लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे दिखाई देता है कि किसी ने आइजन को मार के दीवार पे टांग दिया था। ये देखकर मोमो पूरी तरह से पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी के लेफ्टिनेंट भी यहाँ आ जाते हैं और वो भी इस नजारे को देखकर शॉक हो जाते हैं। सबकी गेंद फट के उनकी मुंह में आ जाती है कि इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को आखिर कौन मार सकता है।